एपिसोड 1 to 10। ये सब कैसे शुरू हुआ। एक विशाल अखाड़े में दर्शकों की तालियों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कुछ लोग खुशी से चिल्ला रहे थे जबकि कुछ उस शख्स का नाम जप रहे थे जो बड़े बड़े स्क्रीन्स पर दिख रहे युद्ध के मैदान में अभी अभी आया था। बड़ी चौकोर आकार की स्क्रीन्स पर एक युद्ध का मैदान दिख रहा था जो हर तरफ तबाही से भरा हुआ था। युवा व्यक्ति के करीब आने पर 5 लोगों का एक समूह डर से पीछे हट गया। उस 5 लोगों के समूह ने हरे रंग की ऊपरी युद्ध जैकेट पहन रखी थी जबकि वह युवा व्यक्ति लाल रंग में था। वह लगभग 6 फीट लंबा था, उसके बाल गंदे सुनहरे और छोटे थे और उसका शरीर थोड़ा गठा हुआ था। वह न तो बहुत तगड़ा था और न ही बहुत दुबला। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर पूरी तरह से सुडौल है। जैसे ही वह धीरे धीरे पीछे हट रहे समूह की ओर बढ़ा, उसके हाथ हल्के लाल रंग में चमकने लगे। उसकी आंखों में उदासी और बेरुखी थी और वह बोला, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म होती है। ये कहने के बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली आगे की। विरवी रविंद 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 रविंद। जैसे ही उस युवा व्यक्ति और समूह के बीच लड़ाई शुरू हुई, दर्शकों से उस युवा व्यक्ति का नाम रविंद्र गूंजने लगा। हाँ, वो मैं ही हूँ। मैं रविंद्र श्रीवास्तव हूँ। इस क्षण तक की मेरी यात्रा दर्दनाक, विनाशकारी और खतरनाक रही है, लेकिन साहसिक भी। शुरुआत में मैं बेकार था, तो मैं इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि लोग मेरा नाम सम्मान के साथ जप रहे हैं और मेरे आने पर दुश्मन डर से पीछे हट रहे हैं। आप सभी को समझने के लिए हमें यादों की गलियों में जाना होगा। चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। लेखक की टिप्पणी, ये कहानी का अंत नहीं है, ये सिर्फ एक विराम है। जब हम भविष्य में इस दृश्य पर पहुंचेंगे तो यात्रा जारी रहेगी। 3 साल पहले ऊंचे ऊंचे पेड़ों के घने जंगल से घिरे एक पहाड़ी इलाके में हल्की हवा चल रही थी जिससे माहौल शांत लग रहा था। पहाड़ की चोटी पर उत्तर दिशा में एक आधुनिक शहर अंधेरी रात में चमकता हुआ देखा जा सकता था। यहाँ से नज़ारा बेहद मनमोहक था और रोशनी जुगनुओं के झुंड जैसी लग रही थी। शहर के बीचों बीच बहुत दूर एक खास तौर पर चमकती हुई ऊंची मीनार देखी जा सकती थी जो सीधी ऊपर आसमान में फैली हुई थी। एक गहरे लाल रंग की स्कूल की वर्दी पहने हुए एक किशोर एक चट्टान के किनारे पर आंखों में बेजान भाव लिए खड़ा था। उसके बाल रंग बदल रहे थे, वे लाल से नीले, नीले से हरे और अब वे सुनहरे रंग के थे। वह सामने शहर को घूरते हुए रो रहा था, जब मैं अपने सपनों का पीछा नहीं कर सकता तो इस दुनिया में पैदा होने का क्या फायदा। वह उदास होकर बोला, हा, मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे जैसे लोगों को तो सपने देखने का भी हक नहीं है। उसने अपनी बात का जवाब देते हुए खुद पर हंसा। मैंने वाकई एक घटिया जिंदगी जी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पुनर्जन्म एक बेहतर जिंदगी में होगा, उसने कहा और पुरानी यादों में खो गया। रविंद्र का जन्म ऐसे युग में हुआ था जहां रक्त वंशावली ही सब कुछ थी। उसके माता पिता भी मिश्रित रक्तधारी थे जो अपनी रक्त वंशावली का उपयोग करके असाधारण काम कर सकते थे। हालांकि उनकी रक्त वंशावली निम्न श्रेणी की थी जिसने समाज में उनके साधारण दर्जे को पक्का कर दिया था। जब रविंद्र का जन्म हुआ तो उसके माता पिता का मानना था कि वह एक उच्च श्रेणी की रक्त वंशावली को जगाएगा, क्योंकि मिश्रित रक्तधारियों के एक साथ बच्चे पैदा करने से हमेशा एक विकसित रक्त वंशावली पैदा होती थी। विकसित रक्त वंशावली हमेशा उच्च श्रेणी की और बहुत शक्तिशाली होती थी। चूंकि रक्त वंशावली ही किसी का भाग्य और समाज में उसका दर्जा तय करती थी, इसलिए उन्हें अपने बच्चे से बहुत उम्मीदें थीं। दुर्भाग्य से रविंद्र ने एक ऐसी विकसित रक्त वंशावली को जगाया जो विकसित रक्त वंशावली के इतिहास में सबसे बेकार थी। वह केवल अपने बालों के रंग में बदलाव कर सकता था। जब रविंद्र ने अपनी रक्त वंशावली को जगाया तो उसके माता पिता बहुत निराश हुए। उस समय सिर्फ 6 साल के रविंद्र ने देखा कि उसके माता पिता का उसके प्रति रवैया और भी खराब हो गया। जन्म के बाद से वे जो प्यार और देखभाल दिखा रहे थे वह सब गायब हो गया। कभी कभी वे उसे पूरे दिन खाना खिलाना भूल जाते थे और जब भी वह भूख की शिकायत करता था, बेकार, तुम्हें सिर्फ खाना आता है, उसके माता पिता उसे तिरस्कार के साथ चिल्लाते थे। उस उम्र में उसके लिए समझना मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसने देखा कि समाज में उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता था। वह स्कूल में दोस्त नहीं बना पाता था और हमेशा उसे धमकाया जाता था। उसके सहपाठी और शिक्षक हमेशा उस पर उंगली उठाते और हंसते थे। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था क्योंकि उसकी रक्त वंशावली सबसे घटिया थी। यह इतना बुरा हो गया था कि जिन्हें बेकार माना जाता था वे भी अपनी रक्त वंशावली के लिए अपने भाग्य को धन्यवाद देते थे। रविंद्र का MBO संघ में शामिल होने और सितारों और आकाशगंगा के विभिन्न हिस्सों की खोज करने का सपना उसकी रक्त वंशावली के साथ ही खत्म हो गया। जब वह लगभग 8 साल का था तो उसकी मां ने एक और लड़का पैदा किया। उसी लड़के ने सिर्फ 2 साल की उम्र में एक उच्च श्रेणी की रक्त वंशावली को जगाया। रविंद्र के माता पिता इतने खुश थे कि उन्होंने रविंद्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सारा प्यार और ध्यान उसके छोटे भाई को दिया। वह अपने भाई से प्यार करता था, इसलिए उसने कभी उससे नफरत नहीं की, लेकिन दूसरे रास्ते ऐसा नहीं था, तुम जैसे बेकार मेरे बड़े भाई क्यों हो।
जैसे जैसे उसका छोटा भाई बड़ा हुआ, उसने भी उसके प्रति वैसा ही तिरस्कारपूर्ण रवैया दिखाया जैसा समाज ने उसे दिखाया था। उसके भाई को समाज में, खासकर स्कूल में, जहां उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, अधिक सम्मान दिया जाने लगा, जबकि रविंद्र को इसके बिल्कुल विपरीत दिखाया गया। रविंद्र से दिन ब दिन नफरत की जाती थी, उसके साथ अन्याय होता था और उसे धमकाया जाता था। वह हमेशा पलटन शहर के पश्चिम में स्थित पहाड़ पर आता था और आत्महत्या करने की कोशिश करता था, लेकिन वह जितनी भी कोशिश करता, उसे मौत से डर लगता था। वह आत्महत्या कभी नहीं कर पाया, भले ही वह जानता था कि उसके जाने पर कोई ध्यान नहीं देगा। जब भी वह चट्टान के नीचे देखता तो वह ये सोचकर डर जाता कि अगर वह गिरा तो उसकी हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी, मेरा सिर आलू का भरता बन जाएगा। वह हमेशा पीछे हट जाता और अगले दिन आत्महत्या करने के नए जोश के साथ वापस आता, लेकिन वही स्थिति फिर से दोहराई जाती। जब उसकी कल्पना फिर से डरावनी हो जाती तो वह फिर से पीछे हट जाता। आज उसने तय कर लिया था कि वह जरूर कूद जाएगा। वह चट्टान के किनारे से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा था और नीचे जंगल और जमीन को देख रहा था। जमीन चट्टान से 1000 फीट से भी ज्यादा दूर थी। गल्प, यहाँ रविंद्र ओस्लो की यात्रा खत्म होती है। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज गई, जैसे आसमान में कोई तारा उसे जवाब दे रहा हो। रविंद्र ने कुछ देखा और आसमान को ध्यान से देखा। वह तारा जो ज्यादा चमक रहा था, उसका आकार बढ़ रहा था। उस तारे को क्या हो गया है? वह क्यों बड़ा होता जा रहा है? मरने वाले शख्स के लिए रविंद्र बहुत चौकस था। आसमान में अनगिनत तारे थे, लेकिन उत्तर पश्चिम में स्थित यह विशेष तारा आकार में बढ़ता जा रहा था। रविंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे कुछ एहसास हुआ। धत, इसका आकार नहीं बढ़ रहा है, यह मेरी जगह की ओर आ रहा है। यह एहसास होने पर रविंद्र दौड़ने के लिए पीछे मुड़ा। मुझे इस तरह की मौत नहीं चाहिए, मेरा शरीर टुकड़ों में बिखर जाएगा। वह डर से चिल्लाया और अपनी गर्दन घुमाकर चट्टान की ओर आ रहे उस चीज को घूरने लगा। धड़ाम, वह चमकदार चीज चट्टान से जा टकराए। टूट गया, टूट गया, टूट गया। टक्कर के कारण 50 फीट से भी ज्यादा की जगह में दरारें पड़ गईं। रविंद्र अपने शुरुआती स्थान से केवल 7 फीट दूर गया था, इसलिए जब चट्टान टूटनी शुरू हुई तो वह अभी भी उस जगह की सीमा में था। क्या? रविंद्र एक गर्भवती महिला की तरह चिल्लाया, क्योंकि वह टूटे हुए चट्टान के टुकड़ों के साथ पहाड़ के तल की ओर गिर रहा था। गिरने और एक गर्भवती महिला की तरह चिल्लाने के कारण रविंद्र बीच हवा में ही डर और सदमे से बेहोश हो गया। यही कारण था कि उसने अपने खुले मुंह में एक छोटी लाल चमक को उड़ते हुए नहीं देखा। अज्ञात आदमी हूँ, मैं मरा नहीं। रविंद्र ने खुद को जंगल के बीच में लेटा हुआ पाया। वह धीरे धीरे उठा और अपने कपड़ों पर लगी धूल झाड़ी। वह अभी भी अपनी स्कूल की वर्दी में था। मुझे जरा भी चोट नहीं लगी है, उसने अपने शरीर की जांच करने के बाद देखा। सूरज धीरे धीरे पूर्व से निकल रहा था, क्योंकि रोशनी की किरणें उसके आगे पेड़ के पत्तों के बीच से रिस रही थीं। पूरी रात बीत गई। ये जानकर रविंद्र की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल वे सामान्य हो गईं। वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं चला गया था, उसने निराशापूर्वक बुदबुदाया। जब उसने उस पहाड़ पर नजर डाली जहां से वह गिरा था, तो उसे अपनी दृष्टि की बाईं ओर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें नीली, आयताकार चमकती हुई रोशनी पर केंद्रित थीं और कुछ अप्रत्याशित हुआ। आपका स्वागत है मेजबान। अचानक उसकी दृष्टि में अक्षर दिखाई दिए। यह क्या है? रविंद्र ने आश्चर्य से कहा। वह बाईं और दाईं ओर मुड़ा, लेकिन फिर भी वह अक्षरों को अपनी दृष्टि से हटा नहीं पाया। ये सोचकर कि वह सपना देख रहा है, रविंद्र ने अपनी आंखें बंद कर लीं। गिरते समय शायद मेरा सिर टकरा गया होगा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपनी आंखें वापस खोलीं, लेकिन उसे अपनी दृष्टि में और भी अक्षर दिखाई दिए। मूर्ख मेजबान, तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति धारण करने के लिए चुना गया है। मूर्ख मेजबान, क्या इन अक्षरों ने अभी अभी मेरा अपमान किया है? रविंद्र ने सवाल किया। रुको मेजबान, उसने भ्रम में पूछा। आपके पास इस शक्ति को स्वीकार करने या न करने का फैसला करने के लिए 10 सेकंड हैं। शक्ति? कौन सी शक्ति? क्या हो रहा है? मैं कुछ अजीब अक्षरों को जवाब क्यों दे रहा हूँ? क्या मैं मर गया हूँ? क्या यह आत्महत्या करने का प्रतिशोध है? मरने के बाद का पागलपन? रविंद्र ने तेजी से कई सवाल पूछे, क्योंकि उसे अपने वर्तमान अस्तित्व और समझ पर संदेह था। जैसे कि वह उसके सवाल का जवाब दे रहा था, अक्षर फिर से बदल गए। आप इस शक्ति को अस्वीकार करना चुन सकते हैं, लेकिन इसका मतलब आपके लिए मौत होगी। रविंद्र ने इन अक्षरों को फिर से बदलते हुए देखने के बाद अपनी थोड़ी पकड़ी। तो मैं जिंदा हूं, लेकिन इसकी कीमत यह पागलपन है। वह जोर से सोचने लगा। रुको, इसने मुझे मारने की धमकी दी है। 10, 9 हूं। यह अभी अभी उल्टी गिनती शुरू हुई है। रविंद्र ने देखा कि हर सेकंड यह उल्टी गिनती होती थी और अक्षर बदल जाते थे। 7, अगर मैं जवाब नहीं दूंगा या मना कर दूंगा तो क्या मैं सच में मर जाऊंगा? रविंद्र कल रात जो हुआ उसके बाद फिर से मौत का सामना करने से थोड़ा डर रहा था। 6, आप मर जाएंगे।
अक्षरों ने सीधे जवाब दिया, रविंद्र। 4, 3। जैसे जैसे उल्टी गिनती शून्य के करीब आ रही थी, रविंद्र अपने दिल की धड़कन को धीमा महसूस कर रहा था। धड़ाम, 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 धड़ाम। 2, 1। मुझे स्वीकार है, रविंद्र चिल्लाया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उल्टी गिनती तुरंत रुक गई। फुफ, फुफ, फुफ। क्या ये चीज सच में मुझे मारने वाली थी? उल्टी गिनती रुकने के बाद रविंद्र ने जोर से सांस ली। उसने अपने दिल की धड़कन महसूस करने के लिए अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा। अपने दिल को धीरे धीरे सामान्य होते हुए महसूस करने के बाद उसने राहत की सांस ली। इस शक्ति को स्वीकार करने पर बधाई, आपकी किस्मत अब बदल गई है। अक्षर फिर से बदल गए। ये किस शक्ति का जिक्र कर रहा है? उसने भ्रमित होकर अक्षरों को घूरा। आपके शरीर की अब बनावट की जांच और विकास होगा। उबासी। रविंद्र ने देखा कि आखिरी संदेश देखने के बाद उसकी आंखें भारी हो रही थीं। मेजबान को उसके निवास पर ले जाया जाएगा और अगले 24 घंटों तक वह बेहोश रहेगा। क्या? इससे पहले कि रविंद्र अपनी बात पूरी कर पाता, उसने एक काली आकृति को 100 फीट दूर पश्चिम में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हुए देखा। ज्वी, ज्वी, ज्वी। गति तेज थी और वह रविंद्र को घेरते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ता जा रहा था। यह एक काली परछाई जैसी थी। वहां कौन है? उसने तुरंत पहचान लिया कि वह एक इंसान है। जैसे कि वह उसके सवाल का जवाब दे रहा था, एक 2 मीटर लंबा, मांसपेशियों वाला, काले रंग की तंग बॉडीसूट पहने हुए एक पुरुष उससे 20 फीट दूर दिखाई दिया। उसने अपने आधे चेहरे को ढकने वाला हरा मुखौटा पहन रखा था। तुम मेरे साथ आ रहे हो, बच्चे? आवाज थोड़ी कर्कश लग रही थी। 10। तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? रविंद्र ने डर से सवाल किया और अनजाने में कई कदम पीछे हट गया। 9। मुझे बस तुम्हारे मेरे साथ आने की जरूरत है। कोई सवाल नहीं, अज्ञात आदमी ने एक आधिकारिक लहजे में कहा। 8। तुम मेरे साथ क्या करने की सोच रहे हो? रविंद्र ने सवाल किया क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। बस मेरे साथ अपनी मर्जी से चलो। कुछ भी अजीब करने की कोशिश मत करो, वरना मुझे तुम्हें चोट पहुंचानी पड़ेगी। अज्ञात आदमी ने अपनी आंखों को सिकुड़कर धमकाया। 5। धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम। हर गुजरते सेकंड के साथ रविंद्र को नींद आने लगी, लेकिन उसने इस अज्ञात आदमी के चंगुल में न फंसने का फैसला किया। एक अपहरणकर्ता, एक मिश्रित रक्तधारी तस्कर। क्या होगा अगर वह मुझे बेच दे, मुझे प्रताड़ित करे, मेरे अंग काट दे और उन्हें बेच दे? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आत्महत्या करना चाहता था, वह उन डरावनी चीजों से सच में डरा हुआ था जो उसे झेलनी पड़ सकती थी अगर वह इस अज्ञात व्यक्ति के हाथों पकड़ा गया होता, इसलिए उसने उल्टी गिनती पर ध्यान नहीं दिया। 4। भागो। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, रविंद्र मुड़ा और विपरीत दिशा में भागा। मूर्ख, उस आदमी ने रविंद्र को घेरते हुए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ते हुए कहा। आदमी अचानक 600 फीट ऊंचे पेड़ों के बीच से रविंद्र की ओर लपका। रविंद्र, जो पहले से ही जानता था कि वह आदमी एक मिश्रित रक्तधारी था और उसने उसकी हरकतों का अनुमान लगाया था, उसने आदमी के दौड़ते ही तुरंत अपना शरीर जमीन पर गिराने का फैसला किया। उसके शरीर के नीचे जाने की प्रक्रिया में वह आदमी भी हवा में था और तेजी से उसकी ओर दौड़ रहा था। रविंद्र को एहसास हुआ कि उसकी गणना सही नहीं थी क्योंकि आदमी का हाथ उसकी पीठ से केवल कुछ सेंटीमीटर दूर था। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो क्योंकि अज्ञात आदमी की हथेली रविंद्र से टकराने वाली थी। 0। मेजबान अब गहरी नींद में चला जाएगा। जैसे ही यह सूचना उसकी दृष्टि में दिखाई दी, रविंद्र ने तुरंत अपनी दृष्टि को काला महसूस किया। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी और रविंद्र को घेर लिया और अगले ही पल जिंग, अज्ञात आदमी का हाथ रोशनी के कणों में से गुजरा और रविंद्र हवा में ही गायब हो गया। धम्म, उसके पैर जमीन पर गिरे और उसकी तेज गति के कारण वह कुछ फीट आगे खिसक गया। वह बार बार बाईं और दाईं ओर मुड़ा। वह चला गया। उस आदमी ने अविश्वास भरी नजर से सवाल किया, एक अंतरिक्ष रक्त वंशावली? कितनी दुर्लभ है, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह बच्चा एक जुला रैंक का मिश्रित रक्तधारी होगा। उसकी क्षमताएं अभी तक परिपक्व नहीं हुई होंगी, जिसका मतलब है कि वह उस टेलीपोर्टेशन से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह अभी भी इस जंगल के आसपास ही होना चाहिए। उन शब्दों को पूरा करने के तुरंत बाद वह आदमी एक छाया की तरह दौड़ पड़ा, एक अकल्पनीय गति के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा था। उसने उत्तर से जंगल की तलाशी लेने का फैसला किया ताकि वह फिर से रविंद्र से मिल सके। हालांकि ये बेकार था क्योंकि इस समय रविंद्र को उसके बेडरूम में ले जाया गया था। जंगल में हवा धीरे धीरे चलती रही जैसे उसे पता ही न हो कि अभी अभी क्या हुआ था। रविंद्र ने ध्यान नहीं दिया कि वह ऊंचा पहाड़ जहां वह खुदकुशी करने गया था, अब वह पहले से आधा हो गया था। 30 मिनट पहले जैसे ही सूरज निकला, दिन चमकना शुरू हो गया, जिससे पिछली रात के अंत का ऐलान हो गया। रात सोने के लिए थी, लेकिन पल्टन शहर के किनारे जंगल के भीतर एक खास पहाड़ के चारों ओर जमा हुए लोगों के एक समूह के लिए यह उल्टा था। यहाँ जमा हुए समूह ने चिकित्सा जैसी पोशाक पहन रखी थी। पहाड़ के ऊपर एक बड़ी तश्तरी जैसी तकनीकी दिखने वाली डिवाइस तैर रही थी।
इसमें से नीली रोशनी की किरणें निकल रही थीं, जो पहाड़ को इंच इंच स्कैन कर रही थीं। एक आदमी जिसके बाल गहरे भूरे थे और उसने नीले रंग का सूट पहन रखा था, वह 4 अंगरक्षकों के साथ पहाड़ के सामने खड़ा था, जिन्होंने काले तंग बॉडी सूट पहन रखे थे और वे उसके बाईं और दाईं ओर तैनात थे। चिकित्सा के कपड़े पहने अधिकारी आगे पीछे घूमते रहे। ऐसा लग रहा था कि वे एक रात में पहाड़ के आधे हो जाने की अजीब घटना की जांच कर रहे थे। सिस्टम इंटरफेस। चश्मे के साथ चिकित्सा के कपड़े पहने हुए लोगों में से एक नीले रंग का सूट पहने हुए आदमी की ओर गया। टक्कर के बिंदु के अलावा यहां और कुछ नहीं मिल सकता है। ये समय की बर्बादी है, उसने धीमी आवाज में सूचना दी। तुम मुझसे कह रहे हो कि इस इलाके में बड़ी ऊर्जा वृद्धि का पता चलने के बाद भी यहां कुछ नहीं मिल रहा। यह असंभव है, नीले रंग का सूट पहने हुए आदमी बोला। यह असंभव लग सकता है, लेकिन यही मौजूदा स्थिति है, चिकित्साकर्मी ने जवाब दिया। जब से हम पूरी रात से खोज रहे हैं, यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिली है, उसने आगे कहा। नीले रंग का सूट पहने हुए आदमी ने सोचा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस जंगल को बंद कर दो और पूरे इलाके की साफ सफाई करो, उसने आदेश दिया। किसी को भी इस जंगल में आने या जाने की अनुमति नहीं है। इस इलाके में पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को जांच और पूछताछ के लिए लाया जाना चाहिए। जैसे ही उसने इन निर्देशों को पूरा किया, उसके पीछे के 4 अंगरक्षक अलग अलग दिशाओं में जंगल में गहराई तक चले गए। मुझे अभी हर संसाधन और शक्ति की जरूरत है जो मैं पा सकता हूँ, नीले रंग का सूट पहने हुए आदमी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर और उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। पीछे के चिकित्साकर्मी ने सिर हिलाया और उसके आखिरी बयान को सुनकर आह भरी। इसी घटना के कारण रविंद्र ने ये स्थिति का अनुभव किया था। एक मंद रोशनी वाले कमरे में गहरे लाल रंग की स्कूल की वर्दी पहने हुए एक किशोर को कमरे के बीच में रखे एक छोटे टब में लेटा हुआ देखा जा सकता था। वह इस समय गहरी नींद में था, क्योंकि उसके बाल बार बार रंग बदल रहे थे और उसकी आंखें समय समय पर थोड़ी कांप रही थी, जैसे कि कुछ उसे असहज महसूस करा रहा था। मेजबान में सिस्टम अपडेट का पूरा होना 12%। मेजबान को पुनरुद्धार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेजबान को मनोरंजन प्राप्त हुआ है। मेजबान को विष प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हुई है। मेजबान में सिस्टम अपडेट का पूरा होना 24%। मेजबान को रक्त वंशावली उन्नयन कार्यक्षमता प्राप्त हुई है। मेजबान को रक्त वंशावली अवनयन कार्यक्षमता प्राप्त हुई है। रविंद्र को सोते समय उसके कानों में सूचनाओं की घंटी सुनाई दे रही थी। अगर वह जगा होता तो उसने इस प्रक्रिया को देखा होता। 12 घंटे बाद मेजबान में सिस्टम अपडेट का पूरा होना 97%। मेजबान को खोज कार्यक्षमता प्राप्त हुई है। मेजबान को दैनिक कार्यक्षमता प्राप्त हुई है। सिस्टम अपडेट का पूरा होना 99.9%। सिस्टम अपडेट का पूरा होना 100%। सिस्टम अपडेट पूरा हुआ। जैसे ही रविंद्र ने अपनी आंखें खोली, ये पहली चीज थी जो उसकी दृष्टि में आई। सबसे पहले वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा और फिर उसका सिर उस टब के किनारे से टकरा गया जिसमें वह लेटा हुआ था। आउच! तो वह सपना नहीं था। उसने अपनी बात का जवाब खुद ही दिया, क्योंकि उसे पिछले 24 घंटों में हुई घटनाएं याद आ गईं। बधाई हो मेजबान, आपको अब ये शक्ति पूरी तरह से प्राप्त हो गई है। रविंद्र अभी भी चकित होकर अक्षरों को घूर रहा था। ये चरित्र किस शक्ति की बात करता रहता है? ये पता लगाने के लिए कि इस शक्ति में क्या शामिल है, बोले सिस्टम इंटरफेस। रविंद्र ने फिर से अक्षरों को बदलते हुए देखा। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए अपने छोटे से कमरे के चारों ओर देखा कि कोई भी आसपास नहीं है, जो जाहिर तौर पर मूर्खतापूर्ण था क्योंकि वह अपने कमरे में था। सिस्टम इंटरफेस, उसने धीमी और आंशिक रूप से नींद भरी आवाज में बुदबुदाया। जैसे ही उसने ऐसा कहा, उसने अक्षरों को फिर से रूप बदलते हुए देखा और उसके सामने एक सूची बनाई। मेजबान के गुण, कौशल और क्षमताएं, रक्त वंशावली खोज दुकान। अपनी आंखों के सामने रूपरेखा देखकर रविंद्र को लगा कि यह थोड़ा परिचित लग रहा है। मेजबान के गुण, ऐसा लगा जैसे उसे काम करने का तरीका समझ आ गया था, तो उसने पुकारा। ऐसा कहने के बाद बाकी अक्षर गायब हो गए सिवाय मेजबान के गुणों के। मेजबान के गुण, नाम रविंद्र ओस्लो, स्तर 1, वर्ग, अनुभव 0/100, स्वास्थ्य 100/100, ऊर्जा 30/30, गुण, शक्ति 1, समझ 1, चपलता 0, गति 1, साहस 0, बुद्धिमत्ता 4, आकर्षण 0, गुण बिंदु 0। रविंद्र का चेहरा उदास हो गया क्योंकि उसने दिखाई गई कुछ जानकारी को घूरा। चपलता, साहस, आकर्षण 0। ये घटिया अक्षर उसे दिखाई गई जानकारी को पचाने में मुश्किल हो रही थी। जैसे कि उसके गुस्से का जवाब दे रहा था, एक जानकारी सूचना तालिका के ऊपर दिखाई दी। इन गुणों की ठीक से गणना की गई है और ऐसा लगता है कि मेजबान में विभिन्न पहलुओं की कमी है, खासकर आकर्षण और साहस। रविंद्र, सिस्टम की स्पष्टता देखकर रविंद्र को गाली देने का मन हुआ। मेरे पास साहस है,
वह चिल्लाना चाहता था कि उसके पास साहस है। जब उसे कल रात हुई हर चीज याद आई तो वह रुक गया। उसे याद आया कि वह फिर से आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन जब उसने अपनी ओर आती एक जीवन घातक चीज को देखा तो वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, उसने हार की आवाज में स्वीकार किया, लेकिन मेरे पास आग छोड़ो। इस समय तक की अपनी दुखद जिंदगी को याद करते हुए वह जानता था कि उसमें सच में इन दोनों पहलुओं की कमी थी। लेकिन ये चीज एक पुराने जमाने के गेमिंग सिस्टम जैसी क्यों दिखती है? स्तर अंक। उसने इसे उन पुराने खेलों से पहचाना जो इंसान स्लरकोवों के पृथ्वी पर उतरने से बहुत पहले खेलते थे। वह इसके बारे में जानता था क्योंकि वह बहुत किताबें पढ़ता था। कौशल और क्षमताएं, रविंद्र ने पुकारा। मेजबान के गुण का पैनल गायब हो गया और उसकी जगह कौशल और क्षमताएं आ गईं। कौशल और क्षमताएं। दौड़ स्तर 1, पुनरुत्थान स्तर 1, रूपांतरण स्तर 1, विष प्रतिरोधक क्षमता स्तर 1, मनोरंजन स्तर 1, रक्त वंशावली अधिग्रहण स्तर 1। बंद है, बंद है, बंद है, बंद है। रविंद्र नीचे की ओर फैले हुए कई बंद कौशल और क्षमताएं देख सकता था। ये सच में उन पुराने खेलों की तरह है, रविंद्र ने बोलते हुए अपनी थोड़ी पकड़ी। सब कुछ स्तर 1 पर लगता है, लेकिन क्या ये स्तर बढ़ने के साथ बढ़ता है? मुझे एक सामान्य अंदाजा है कि दौड़, विष प्रतिरोधक क्षमता और पुनरुत्थान क्या करते हैं, लेकिन बाकी का क्या? मनोरंजन, रक्त वंशावली अधिग्रहण और रूपांतरण, वे क्या हैं? जैसे ही वह सोच रहा था, कुछ छिपी हुई जानकारी अचानक कौशल के नीचे दिखाई दी। दौड़ स्तर 1, 10 सेकंड के लिए वर्तमान गति को 20 तक बढ़ाने की क्षमता। पुनरुत्थान स्तर 1, चोटों से 10 गुना तेजी से ठीक हो जाएं। रूपांतरण स्तर 1, रक्त वंशावली की क्षमता स्तर 1 पर बालों का रंग और त्वचा का रंग बदलें। विष प्रतिरोधक क्षमता स्तर 1, इतने गंभीर विषाक्त पदार्थों से बचाव। मनोरंजन स्तर 1, रक्त वंशावली अधिग्रहण स्तर 1, सही आवश्यकताओं को पूरा करने पर रक्त वंशावली को चुराने और उन्हें मेजबान के साथ जोड़ने की क्षमता। रैंक, त्वचा का रंग बदलने की क्षमता मेरी रक्त वंशावली में जोड़ दी गई है, लेकिन इसका नाम रूपांतरण क्यों है? फिर भी, क्या इसमें और उसी बेकार बालों का रंग बदलने में कोई अंतर है? रूपांतरण के नीचे की जानकारी देखकर रविंद्र ने निराशा से आह भरी और उसकी आंखें नीचे चली गईं। रविंद्र की नजर मनोरंजन वाले हिस्से पर पड़ी और उसने शक की नजर से देखा। बाकी के अलावा यह एकमात्र क्षमता थी जिसके नीचे कोई जानकारी नहीं थी। उसने उसे घूरा, उसकी नजरें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर गईं। क्या ये कोई गड़बड़ी हो सकती है? ये कुछ भी क्यों नहीं दिखा रहा है? रविंद्र ने अपनी आंखों को सिकुड़कर उसे घूरा, लेकिन वह जितनी भी देर घूरता रहा, उसके नीचे कुछ भी नहीं आया। मुझे लगता है कि मुझे बाद में ही पता लगाना होगा। वह अभी भी अपनी थोड़ी पकड़े हुए था जब उसने जांच की। मुझे अभी भी नहीं पता कि यह सब मेरे दिमाग में कोई चाल है। रविंद्र ने ये देखने के बाद अगली क्षमता पर जाने का फैसला किया कि यह कोई जानकारी नहीं दिखाएगा। उसकी आंखें आखिरी वाली, रक्त वंशावली अधिग्रहण पर टिक गईं। नीचे की जानकारी को पढ़ने पर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? रविंद्र को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा था। एक रक्त वंशावली चुराने की क्षमता। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। यह एक मजाक होगा, है ना? उसने अपनी बात का जवाब खुद ही दिया और हल्का मजाक उड़ाते हुए हंसा। मेरी रक्त वंशावली हमेशा बेकार रही है, और अब ये चीज कहती है कि मैं रक्त वंशावली चुरा सकता हूँ। रविंद्र अनजाने में खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसे धमकाने के वे सभी साल याद आ गए। उसके सभी दोस्त अपनी शानदार और शक्तिशाली रक्त वंशावली दिखाते थे। उसे सिर्फ अपने बालों का रंग बदलने में सक्षम होने की शर्म के कारण हमेशा छिपना पड़ता था। अगर यह असली है तो? रविंद्र रुक गया क्योंकि उसकी आंखें भयंकर हो गईं। मैं दुनिया का नंबर 1 रक्त वंशावली लुटेरा बन जाऊंगा। अस्तित्वहीन पारिवारिक बंधन। रुको, शायद मैं यहाँ थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो रहा हूँ। रविंद्र टब के किनारे पर बैठ गया और फिर से अपनी थोड़ी पकड़ ली। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर यह सब मेरे दिमाग में ही हो? उसने अपनी समझ पर सवाल उठाया। मैं कैसे पुष्टि कर सकता हूँ कि मैं जो कुछ भी यहाँ देखता हूँ वह सच है? क्या मैं इन कौशलों और क्षमताओं का उपयोग करने की कोशिश कर सकता हूँ? अगर यह सच है तो क्या ये सच होने के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा? उसने एक संदेह भरे लहजे में सवाल किया। बंद कौशल का उपयोग करने के लिए कौशल का नाम अपने दिमाग में पुकारें और उसके आगे या पीछे सक्रिय करें जोड़ें। एक सूचना कौशल और क्षमताओं के पैनल के ऊपर उसकी दृष्टि में दिखाई दी। उसने उसे पढ़ा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सक्रिय करें। मैं किस कौशल को पहले आजमाऊं? रविंद्र जानना चाहता था कि क्या उसका दिमाग सिर्फ उसके साथ चालें चल रहा था, इसलिए वह तथाकथित सिस्टम की प्रामाणिकता की जल्द से जल्द पुष्टि करना चाहता था। उसने फिर से कौशल और क्षमताओं के पैनल को घूरा। कौशल और क्षमताएं। दौड़ स्तर 1, पुनरुत्थान स्तर 1, रूपांतरण स्तर 1, विष प्रतिरोधक क्षमता स्तर 1, मनोरंजन स्तर 1, रक्त वंशावली अधिग्रहण स्तर 1,
उसकी नजरें इसे स्कैन करती गईं और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पुष्टि के लिए केवल दौड़ एक संभावित कौशल होगा। रविंद्र खड़ा हुआ और टब के सामने वाले दरवाजे की ओर चला गया। कमरे की करीब से जांच करने पर उसे टब के अलावा कुछ भी नहीं मिला जिसमें वह सोया था और एक छोटी अलमारी जो पूर्वी कोने में रखी थी। सिस्टम इंटरफेस बंद करो। उसके पुकारने के बाद पैनल बंद हो गया और शब्द और अक्षर गायब हो गए। उसने तय कर लिया था कि वह दौड़ कौशल को बाहर आजमाएगा। रविंद्र दरवाजे से बाहर निकला और एक छोटे से रास्ते के सामने पहुंचा जो लिविंग रूम की ओर जाता था। एंड्रिक, मां को भरोसा है कि तुम आज अच्छा करोगे। आगे से एक हल्की महिला की आवाज प्यार से भरी हुई सुनाई दी। मैंने सुना है वे निरीक्षक MBO अकादमी को छात्रवृत्ति दे रहे होंगे। हाँ माँ, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगा, एक छोटी पुरुष आवाज ने जवाब दिया। वे निरीक्षक मुझे नोटिस करने के लिए अंधे होंगे क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा ग्रेड वाला मिश्रित रक्तधारी हूँ। पुरुष की आवाज में गर्व था। यह एक अच्छा बेटा है, महिला ने जवाब दिया। अब मुझे तुम्हें स्कूल छोड़ना है। जैसे ही उसने ये कहना खत्म किया, रविंद्र लिविंग रूम में दिखाई दिया। यह एक छोटा लेकिन अच्छी तरह से बना हुआ लिविंग रूम था। दीवारों पर नीले रंग की टाइलें लगी हुई थीं जो थोड़ी चमक रही थीं। कमरे में एल के आकार में व्यवस्थित हरे सोफे और कई फीट पीछे एक अलमारी देखी जा सकती थी। अलमारी पर एक गोल गोला था जो एक होलोग्राम के रूप में 7 फीट ऊंची छवि दिखाता था। ये 3 लोगों की छवि थी। इस छवि में गंदे सुनहरे बालों वाला एक चौकोर आकार के चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी, 40 के दशक की शुरुआत में लंबी भूरी बालों वाली एक महिला और एक युवा लड़का जो रविंद्र जैसा दिखता था और उसके घुंघराले सुंदर काले बाल थे, देखा जा सकता था। जो महिला पहले बोल रही थी वह दरवाजे पर खड़ी थी और उसके बगल में रविंद्र की तरह गहरे लाल रंग की स्कूल की वर्दी पहने हुए एक 5 फुट लंबा बच्चा था। उनके चेहरे होलोग्राम छवि में महिला और लड़के के जैसे ही थे। ये रविंद्र की माँ और छोटा भाई थे। वे मुड़े और रविंद्र को रास्ते से आते हुए देखा। चलो, उन्होंने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया क्योंकि माँ ने बोलते हुए दरवाजा खोल दिया। एंड्रिक ने सिर हिलाया। माँ, क्या आप मुझे भी छोड़ने नहीं जा रही हैं? रविंद्र ने उनके बाहर कदम रखने से पहले जल्दी से पूछा। उसकी माँ ने अपने कदम रोक दिए और उसे घृणा की नजर से देखने के लिए मुड़ी। मैंने तुमसे कहा है कि मुझे इस तरह से बुलाना बंद करो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मेरा केवल एक बेटा है और वह यहाँ है। उसने एंड्रिक के बालों को सहलाते हुए कहा। तुम किसी भी तरह के उपयोग के बिना बस एक दायित्व हो। उसने कड़े शब्दों में कहा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी माँ और पिताजी ने तुम्हें इस घर में रहने और तुम्हारी स्कूल की फीस भरने की अनुमति दी, भले ही यह एक बर्बादी है। एंड्रिक ने आगे कहा। मुझे नहीं पता कि लियाम और मैंने तुम्हारे जैसा बेकार प्राणी कैसे बना दिया। उसकी माँ फिर से बोली। रविंद्र ने निराशा से नीचे देखा क्योंकि वे उसका मजाक उड़ा रहे थे। वह इन सब का आदी हो चुका था, लेकिन जब भी वह उन्हें इस तरह से उससे बात करते हुए सुनता था तो उसे बुरा लगता था। वह इसे सहन कर सकता था अगर दुनिया उसके साथ इस तरह व्यवहार करती, लेकिन जब वे लोग थे जो उसके परिवार होने वाले थे तो यह एक अकल्पनीय तरीके से दुख देता था। वह अपने छोटे भाई को दोष नहीं दे सकता था क्योंकि जिस तरह के समाज में वह पैदा हुआ था उसी ने उसके चरित्र को आकार दिया था। तुम जैसे बेकार लोग चलकर स्कूल जाने के लायक हैं, एंड्रिक ने कहा और अपनी माँ को बांह से खींचते हुए मुड़ गया। धड़ाम। जब वे चले गए तो दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे रविंद्र कई सेकंड तक उसी जगह पर खड़े होकर खुद पर तरस खाने लगा। उसे याद आया कि जब एंड्रिक 5 साल का था तो वे बाहर बहुत खेलते थे और उस समय उसका छोटा भाई भी गर्मजोशी वाला, प्यार करने वाला और चुलबुला था। एक समय था जब वे लुका छुपी खेल रहे थे तो एंड्रिक को चोट लग गई थी। रविंद्र को चोट के लिए दोषी ठहराया गया था और उसे अपने पिता के कोड़े से 200 से अधिक चाबुक मिले थे। वह उस दिन को कभी नहीं भूल सकता था। उसकी कमर से खून बह रहा था और उसने माफी मांगी। हालांकि उसके पिता ने नहीं सुना। तुम बेकार, तुम मेरे एकमात्र उपयोगी बच्चे को मारना चाहते हो। कोड़े लगने की प्रक्रिया में उसकी मां बगल से चिल्लाए। ये केवल एक मामूली खरोंच थी जो कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी, फिर भी उन्होंने उसे ऐसे कोड़े मारे जैसे उसने कोई गंभीर अपराध किया हो। इस युग में अगर किसी व्यक्ति ने एक हाथ खो दिया तो उसे ठीक किया जा सकता था, तो मामूली खरोंच की तो बात ही क्या है। रविंद्र को याद आया कि जब एंड्रिक 8 साल का था, जो लगभग उसी समय था, उसका उसके प्रति रवैया समाज के लोगों जैसा हो रहा था। एंड्रिक ने अपनी रक्त वंशावली की क्षमताओं का उपयोग करके रविंद्र पर हमला किया, जिससे उसकी पीठ पर 7 इंच का घाव हो गया। वही माता पिता जिन्होंने 2 साल पहले एंड्रिक को मामूली चोट पहुंचाने के बाद उसे कोड़े मारे थे, उन्होंने एंड्रिक की रक्त वंशावली क्षमताओं की महारत को बढ़ाने के लिए हंसा और उसकी प्रशंसा की। रविंद्र की पीठ पर आज भी एक खूनी निशान है क्योंकि किसी ने भी उसकी देखभाल नहीं की। एक जगह पर कुछ देर खड़े रहने के बाद रविंद्र ने आखिरकार फिर से चलना शुरू कर दिया। मुझे क्या उम्मीद थी? क्या मैं लंबे समय से यह नहीं कर रहा हूँ? वह निराशा से हंसा और दरवाजे से बाहर चला गया। MBO के निरीक्षक आज आने वाले हैं। मुझे समय पर स्कूल पहुंचना होगा।
रविंद्र ने एक उत्साहित चेहरे के साथ कहा, क्योंकि वह दौड़ रहा था। इस समय तक वह उन कौशलों और क्षमताओं के बारे में भी भूल गया था जिनका वह परीक्षण करने वाला था। उसकी प्राथमिकता इस समय जल्द से जल्द स्कूल पहुंचना थी, क्योंकि वे निरीक्षक आज उनके स्कूल का दौरा करने वाले थे। मिडिल स्कूल के इलाके में छात्रों का परीक्षण करने के बाद, जहां उसके भाई की कक्षा स्थित थी, वे निश्चित रूप से बाद में हाई स्कूल का दौरा करेंगे। सड़कों पर रविंद्र एक पागल आदमी की तरह दौड़ता हुआ और एक अपराधी की तरह पसीना बहाता हुआ देखा जा सकता था, जिसका हत्या के मामले में मुकदमा होने वाला था। ये पल्टन शहर की 34वीं गली थी। ये शहर के किनारे पर एक व्यावसायिक इलाका था, इसलिए यहाँ ज्यादातर छोटी इमारतें थीं। हालांकि ज्यादातर इमारतें अष्टभुज के आकार में थीं और उनका लुक विज्ञान कल्पना जैसा था। उनमें से कुछ अपना आकार भी बदल सकती थीं और अगर मालिक चाहता तो जमीन में भी जा सकती थीं। जैसे जैसे रविंद्र आगे बढ़ा, वह ऊंची इमारतों के इलाके के करीब पहुंच रहा था। हवा में चलती हुई गाड़ियां आगे देखी जा सकती थीं, जो एक शानदार दृश्य देती थीं, लेकिन रविंद्र जैसे इस युग में पैदा हुए लोगों के लिए ये सब बहुत आम था। पल्टन शहर दुनिया के 6 सबसे तकनीकी रूप से उन्नत शहरों में से एक था, जो स्लरकोवों के उतरने के बाद अस्तित्व में आया था। ऊंची और मनमोहक इमारतें जो एक विज्ञान कल्पना का एहसास देती थीं, देखी जा सकती थीं। उनमें से कुछ ने अपनी पूरी संरचना पर वीडियो चलाए थे, जो व्यावसायिक इमारतों के भीतर वे जो अलग अलग चीजें करते थे वे दिखाते थे। आगे एक खास इमारत उल्टे शंक्वाकार बोतल जैसी थी। इमारत के शरीर पर एक नए चिकित्सा उत्पाद का एक विज्ञापन दिखाया गया था। नीले बालों वाली एक युवा महिला चिकित्सा पोशाक पहने हुए 3 इंच की लाल बोतल पकड़े हुए बोल रही थी, हम फोटन लैब में रक्त वंशावली को मजबूत करने में मदद करने के लिए एक नए प्रकार का ग्रेड ए समाधान बना चुके हैं। जब वह सड़क के पार दौड़ रहा था तो ऑडियो रविंद्र के कानों में गूंज रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और दौड़ता रहा। जब उसने आगे देखा और सड़क के करीब पैदल मार्ग पर एक गोलाकार नीली चमक देखी तो वह मुस्कुराया। पैदल मार्ग पर लोग गोलाकार नीली चमक में प्रवेश करते हुए देखे जा सकते थे और जैसे ही वे अंदर गए वे गायब हो गए। घेरा 50 से अधिक लोगों को फिट करने के लिए पर्याप्त बड़ा था, इसलिए पैदल मार्ग पर चलने वाले लोग बिना धीमे हुए या रुके प्रवेश कर गए, क्योंकि चलने वाले लोगों की संख्या बहुत नहीं थी। इसके बाद मुझे स्कूल पहुंचने से पहले बस 2 और टेलीपोर्टेशन घेरों से गुजरना होगा, रविंद्र ने बुदबुदाया, क्योंकि वह घेरे में प्रवेश कर गया था। यह एक टेलीपोर्टेशन घेरा था जो शहर के विभिन्न हिस्सों में आसान परिवहन के लिए स्थित था। यह विशेष रूप से पैदल चलने वालों के लिए था और यह शहर में एक और जगह की ओर जाता था। इसने पैदल चलने के 2 घंटे बचाए, क्योंकि शहर बहुत विशाल था। जैसे ही रविंद्र अंदर गया, घेरे के अंदर लोगों की संख्या लगभग 30 थी। एक और आदमी जो बिजनेस सूट में था, वह अंदर आया और उसके बगल में खड़ा हो गया। जैसे जैसे 7 फीट के भीतर और लोग अंदर आए, आदमी का चेहरा बेचैनी में मरोड़ते हुए देखा जा सकता था और कुछ और सेकंड के बाद वह दूर चला गया और एक महिला के बगल में खड़ा हो गया। रविंद्र ने आदमी के अजीब व्यवहार के कारण के बारे में सोचा जब उसे आखिरकार खुद की बू आई। मैंने आज स्नान नहीं किया है, अपनी बेवकूफी के कारण वह जोर से चिल्लाया और टेलीपोर्टेशन घेरे के भीतर बाकी लोग उसे घृणा के साथ घूरने के लिए मुड़ गए। रंगमहल अकादमी। अपनी गलती को महसूस करते हुए रविंद्र को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह शर्म से जमीन को घूरने लगा और एक मंदबुद्धि व्यक्ति की तरह मुस्कुरा रहा था। मुझे लगता है कि मैं अगले सेट के साथ ही जाऊंगा, भीड़ में से एक आदमी ने कहा और घेरे से बाहर निकलने लगा। वह 7 फीट से ज्यादा दूर चला गया ताकि लोगों को टेलीपोर्टेशन के लिए परेशान न कर सके। कुछ और लोगों ने उसका अनुसरण किया और कुछ ही सेकंड में रविंद्र सहित घेरे के भीतर केवल 7 और लोग रह गए, जिससे यह और भी विशाल हो गया। ज़्विंग। टेलीपोर्टेशन घेरा सक्रिय हो गया और अंदर के लोग गायब हो गए। 30 मिनट बाद रविंद्र आखिरकार स्कूल पहुंच गया। ये बहुत बड़ा था। इसकी तुलना एक विश्वविद्यालय के आकार से की जा सकती थी, जबकि इसमें केवल मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के छात्र थे। पहले प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, रंगमहल अकादमी। अंदर ऊंची चांदी के रंग की इमारतें थीं, अलग अलग शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए अलग अलग इमारतें, गाड़ियां और अलग अलग लग्जरी दिखने वाली गाड़ियां जो जमीन की सतह से कुछ इंच ऊपर तैर रही थीं, अंदर आती हुई देखी जा सकती थीं। चूंकि पल्टन शहर दुनिया के 6 सबसे महान शहरों में से एक था, इसलिए इसके भीतर हर स्कूल उच्च श्रेणी का था। रंगमहल अकादमी में दूसरी सबसे अधिक आबादी थी और यह एक कारण से पूरी दुनिया में जानी जाती थी। MBO संगठन के महान मिश्रित रक्तधारी कम उम्र में इस स्कूल में पढ़ते थे। MBO मिश्रित रक्त संगठन सरकार द्वारा रक्त वंशावली से संबंधित स्थितियों को संभालने के लिए स्थापित एक संगठन था। चूंकि मिश्रित रक्तधारी असाधारण काम कर सकते थे, इसलिए सामान्य साधन और लोग उनसे निपटने में सक्षम नहीं होते थे। एक मिश्रित रक्तधारी को गोली मारने की कोशिश करने की कल्पना करें, जिसमें प्रकाश की गति से भी तेज चलने की क्षमता हो। ये सामान्य लोगों के लिए एक असंभव काम होगा, इसलिए MBO
उन अपराधियों जैसी स्थितियों को संभालता था जो अपनी रक्त वंशावली का उपयोग बुराई के लिए करते थे। MBO की अलग अलग शाखाएं थीं जो अलग अलग स्थितियों को संभालती थीं। कुछ पुलिस की तरह थे जो मिश्रित रक्तधारियों को अपराध करने या उनसे बच निकलने से रोकने के लिए हमेशा सड़कों पर घूमते रहते थे। कुछ मिश्रित रक्तधारी आतंकवादियों और मिश्रित रक्तधारियों के अंगों के तस्करों को संभालते थे। सबसे सम्मानित शाखा वे थी जो आकाशगंगाओं में यात्रा करती थी। जब से स्लरकोव दिखाई दिए थे, ये पुष्टि हो गई थी कि पृथ्वी के बाहर भी विदेशी जीवन रूप थे। स्लरकोवों की तकनीक का उपयोग करके पृथ्वी ने ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की थी और विभिन्न ग्रहों के साथ एक समझौता किया था। हजारों साल बीत चुके थे, लेकिन इंसान अभी भी ब्रह्मांड की खोज कर रहे थे। रविंद्र हमेशा से MBO में शामिल होना चाहता था क्योंकि वह आकाशगंगाओं में यात्रा करना, अलग अलग ग्रहों पर जाना और अलग अलग प्रजातियों से मिलना चाहता था। हालांकि एक उच्च श्रेणी की रक्त वंशावली के बिना यह एक असंभव कार्य होगा क्योंकि MBO के पास सबसे शक्तिशाली मिश्रित रक्तधारी थे। अंतरिक्ष की खोज में उन्हें बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने हमेशा उच्च श्रेणी की रक्त वंशावली वाले लोगों की भर्ती और प्रशिक्षण किया। कम से कम आपकी रक्त वंशावली को भर्ती के लिए विचार किए जाने से पहले C ग्रेड होना था। उन्हें अभी भी MBO सैन्य शिविर में 4 साल का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। रविंद्र जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ते हुए स्कूल में घुस गया। दूसरों के विपरीत जिन्हें उनके माता पिता स्कूल ला रहे थे, उसे अपनी क्लास की इमारत तक चलकर जाना पड़ा। उसे ब्लॉक C तक पहुंचने में अभी भी दौड़ने में लगभग 20 मिनट लगेंगे, जो स्कूल के पूर्वी हिस्से में स्थित था। मिश्रित रक्तधारियों को प्रशिक्षित करने के अलावा रंगमहल अकादमी गणित और अंग्रेजी जैसे सामान्य स्कूल विषय भी सिखाती थी। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद एक मिश्रित रक्तधारी एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में भाग लेने का फैसला कर सकता था जो केवल मिश्रित रक्तधारियों के लिए था। अगर वे चुने जाते तो उनकी कक्षाएं केवल उनकी रक्त वंशावली को प्रशिक्षित करने के बारे में होती थीं। इसके विपरीत हाई स्कूल में हर छात्र, चाहे आप एक सामान्य इंसान हो, एक स्लरकोव हो या एक मिश्रित रक्तधारी हो, मिश्रित रक्तधारियों के लिए अतिरिक्त गतिविधियों के बीच सामान्य स्कूल विषय पढ़ाए जाते थे। स्कूल के भीतर दौड़ते हुए रविंद्र ने पहले ही ध्यान आकर्षित कर लिया था। लोग उसे अजीब तरह से घूरने लगे। ओह, ये वही बेकार फिर से है। वह अभी भी इस अकादमी में क्यों आता है? अपने माता पिता की गाड़ियों में अपनी कक्षाओं की ओर जाने वाले कुछ छात्र उसे घृणा से घूर रहे थे। हालांकि स्कूल में कोई विशेष क्षमता वाले सामान्य इंसान भी नहीं थे, लेकिन उनमें और रविंद्र के बीच अंतर ये था कि वे अपनी सामान्य रक्त वंशावली के कारण कोई भी क्षमता नहीं जगाते थे, इसलिए वे ध्यान आकर्षित नहीं करते थे। फिर भी रविंद्र के लिए वह अपनी रक्त वंशावली के साथ मिश्रित रक्तधारियों के लिए एक शर्म की बात था। हालांकि रक्त वंशावली के अलग अलग ग्रेड थे जो सामाजिक स्थिति तय करते थे, लेकिन किसी व्यक्ति की रक्त वंशावली कितनी भी निम्न क्यों न हो, रक्त वंशावली के बिना भी लोग उनका सम्मान करते थे। रविंद्र का मामला अनोखा था। मिश्रित रक्तधारी और इंसान दोनों उससे नफरत करते थे। दूसरों के विपरीत उसकी रक्त वंशावली का कोई ग्रेड या नाम भी नहीं था। एक और कारण था कि वह पूरे अकादमी में अच्छी तरह से जाना जाता था। जूनियर हाई में उसने अकादमी की सबसे खूबसूरत लड़की योहिका मेहता से प्यार का इजहार किया। योहिका हमेशा अच्छी रही थी और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, जैसा कि उसने देखा था, और इस कारण उसे उसके लिए भावनाएं विकसित हुईं। उसे नहीं पता था कि यह हिम्मत कहां से आई, लेकिन वह लगभग 3 साल पहले स्कूल खत्म होने पर उसके पास गया और उसे बताया कि वह उसकी क्रश थी। तभी उसने अपना असली रंग दिखाया। रविंद्र अपनी क्रश से कुचल गया। योहिका की रक्त वंशावली ने उसे चीजों को जो कुछ भी वह चाहती थी उसमें बदलने की क्षमता दी थी। वह इतनी पागल थी कि रविंद्र ने उससे प्यार का इजहार करने की हिम्मत की कि उसने अपनी हेयरपिन को एक बोल्डर में बदल दिया और उसे रविंद्र पर गिरा दिया। रविंद्र का शरीर वजन से कुचल गया और उसकी 100 से अधिक हड्डियां टूट गईं। वह सचमुच अपनी क्रश से कुचल गया। उसे एक शिक्षक ने बचाया था जो स्कूल के भीतर एक छात्र के मरने से स्कूल को एक बुरा नाम मिलने से डरता था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह आज मर गया होता। मैंने उसे 2 दिन पहले आत्महत्या करने के लिए कहा था, फिर भी वह आज फिर से स्कूल आया। रुको जब तक मैं तुम्हारी सभी उंगलियां तोड़ न दूं। स्कूल की सड़क के पार चल रही एक नीली कार के भीतर एक पुरुष ने नफरत की नजर से बुदबुदाया क्योंकि उसने कार के भीतर की छोटी स्क्रीन से रविंद्र को देखा था। रविंद्र, जो इस समय भारी सांस लेते हुए दौड़ रहा था, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसे अभी अभी गुजरी कार में कोई देख रहा था। लगभग 20 मिनट तक दौड़ने के बाद वह आखिरकार युग के आकार में 3 बड़ी इमारतों के करीब पहुंच गया। ये भी बाकी की तरह चांदी के रंग का था, लेकिन ज्यादा आलीशान लग रहा था। वे सभी 3 मंजिला इमारतें थीं। लगता है कि मैं समय पर पहुंच गया। मैं बिना आराम किए यहाँ कैसे आ पाया, और मुझे उतना थका हुआ भी महसूस नहीं हो रहा जितना पहले होता था, रविंद्र ने सोचा जब वह इमारत की ओर बढ़ा। ये स्कूल में पढ़ने वाले मिश्रित रक्तधारियों के लिए खास ब्लॉक था। रविंद्र इस समय कक्षा 3C का छात्र था।
ये हाई स्कूल का उसका तीसरा साल था और इस साल के बाद वह अकादमी से स्नातक हो जाएगा। विषयों के मामले में रविंद्र बहुत चतुर और बुद्धिमान था। जब अंग्रेजी और गणित जैसी परीक्षाओं को पास करने की बात आती थी तो वह अपनी कक्षा में सभी मिश्रित रक्तधारियों को आसानी से हरा सकता था। हालांकि इस युग में इसका लगभग कोई मतलब नहीं था। भले ही आप बेहद चतुर हों और एक वैज्ञानिक बनना चाहते हों, फिर भी विज्ञान विश्वविद्यालय एक अच्छे रक्त वंशावली के बिना ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनेंगे जब तक कि उनके पास अमीर और शक्तिशाली के घेरे में संबंध न हो। रविंद्र आखिरकार कक्षा के सामने पहुंचा, जो दो इमारतों के बीच में थी। अंदर आने पर कक्षा में हर कोई उसे घूरने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपने चेहरे वापस उनके सामने खड़े शिक्षक की ओर कर दिए। जब वह अपनी सीट पर गया, जो कक्षा के दक्षिण पश्चिम कोने में थी, तो हिस और घुराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। बाकी सभी सीटों से बहुत पीछे। पुरुष शिक्षक ने उसे देखा भी नहीं, लगभग जैसे वह सिर्फ एक हवा का झोंका था जो गुजर रहा था। कक्षा को एक सामान्य कक्षा की तरह व्यवस्थित किया गया था, जिसमें डेस्क पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित थे। दीवार पर एक प्रक्षेपण था। यह एक शरीर चार्ट जैसा था जो एक मिश्रित रक्तधारी के आंतरिक अंगों को उसकी रक्त वंशावली से शक्ति प्रसारित करते हुए दिखा रहा था। रविंद्र अपनी सामान्य अकेली जगह पर बैठ गया और शिक्षक को बोलते हुए सुना। जाहिर है, पुरुष शिक्षक इस बारे में बात कर रहे थे कि अगले 6 महीनों में उनकी आखिरी परीक्षाएं होंगी, जो ये तय करेगी कि उन्हें उच्च संस्थानों द्वारा चुना जाएगा या नहीं जो रक्त वंशावली को प्रशिक्षित करते थे। रविंद्र ध्यान दे रहा था जब उसके सिर में एक सूचना की आवाज गूंजी। उसकी दृष्टि के ऊपरी बाएं कोने में एक नीली आयताकार चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। धत, मैं इसके बारे में भूल गया, रविंद्र जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके सामने एक संदेश पॉप आउट हुआ। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 1/3 3 किलोमीटर की यात्रा करें। दैनिक कार्य, रविंद्र ने संदेश को घूरते हुए एक अजीब नजर से कहा। उसे अचानक असहज महसूस हुआ, जैसे कुछ उसकी त्वचा को हर तरफ से चुभ रहा था। अचानक चुप्पी महसूस करते हुए उसकी दृष्टि फिर से कक्षा पर केंद्रित हुई और उसने देखा कि हर कोई उसे घूर रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने अपने शब्दों को आंतरिक रूप से कहने के बजाय जोर से चिल्लाया था। वह न केवल बेकार है, बल्कि अब वह एक पागल बेकार है ना? एक महिला छात्रा ने बुदबुदाया। जब वे उसे घूर रहे थे तो कक्षा में घृणा का भाव था। जब रविंद्र माफी मांगने के लिए खड़ा हुआ तो शिक्षक ने फिर से समझाना शुरू कर दिया। ये घटिया चीज, रविंद्र ने असहजता में आंतरिक रूप से बुदबुदाया। मेजबान एक घटिया चीज की परिभाषा है। जैसे ही रविंद्र ने संदेश को अपनी दृष्टि में देखा, वह लगभग खून उगलने ही वाला था। वह फिर से चिल्लाने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। शांत होने के बाद उसे वह संदेश याद आया जो पहले दिखाई दिया था। दैनिक कार्य, रक्त वंशावली प्रवाह। शांत होने के बाद उसे वह संदेश याद आया जो पहले दिखाई दिया था। दैनिक कार्य खोज पैनल में पाया जा सकता है। खोज। रविंद्र को बाकी सिस्टम इंटरफेस याद आया। ओह, मैंने सब कुछ नहीं देखा, मुझे लगता है रक्त वंशावली के बाद खोज थी, रविंद्र ने सोचा और अपने दिमाग में पुकारा, सिस्टम इंटरफेस। तुनुम, मेजबान के गुण, कौशल और क्षमताएं, रक्त वंशावली खोज दुकान। जैसे ही पैनल उसकी आंखों के सामने आया, उसने अपने दिमाग में फिर से पुकारा, खोज। दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक। रविंद्र ने सूची को ठीक से जांचा, क्या खोज मिशन जैसी नहीं है? रविंद्र ने सोचा, पुरानी खेलों के अनुसार जो चीजें आप करते हैं और कुछ तरह के इनाम पाते हैं, लेकिन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक क्यों हैं? रविंद्र ने सोचते हुए अपनी आंखें सिकुड़ना जारी रखा। थोड़ी देर सोचने के बाद दैनिक। रविंद्र ने अपने दिमाग में फिर से पुकारा, खोज। दैनिक, आज का कार्य 1/3 किलोमीटर दौड़ें, स्थिति, पूरा हुआ। 0.20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें, स्थिति, 0/20 मीटर। कुल 150 किलोग्राम उठाएं, स्थिति, 0/150। लेस देन पूरा करने पर इनाम, जोड़ 5 गुण अंक, ग्रेटर दैन। लेस देन विफलता पर दंड, छिपा हुआ। जब मेजबान कार्य को पूरा करने में विफल होगा तो प्रकट होगा ग्रेटर दैन। रविंद्र की आंखें दिन के दूसरे और तीसरे कार्य को देखकर लगभग अपनी जगह से बाहर निकलने ही वाली थीं। 20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें, 150 किलोग्राम उठाएं। ये घटिया चीज किसे मारने की कोशिश कर रही है? मैं 20 किलो भी नहीं उठा सकता, 150 की तो बात ही क्या। रविंद्र लगभग फिर से चिल्लाने वाला था, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। मिश्रित रक्तधारी अपनी रैंक और ग्रेड की परवाह किए बिना औसत आदमी से ज्यादा मजबूत होते थे। रविंद्र, इसके बजाय, औसत 17 साल के बच्चे से कमजोर था। उसकी शारीरिक क्षमताओं में बहुत कमी थी, लेकिन उसे एक बात का एहसास नहीं था। सिस्टम के उसके साथ जुड़ने के बाद वह अब एक औसत पूर्ण विकसित आदमी जितना शक्तिशाली था। यही कारण था कि वह बिना आराम किए स्कूल तक दौड़ने में सक्षम था, भले ही वह हाँफ रहा था।
रविंद्र ने गुस्से में सिस्टम इंटरफेस को बंद कर दिया, इसलिए उसने इनाम और दंड का उल्लेख करने वाले हिस्से पर ध्यान नहीं दिया। इस समय शिक्षक उनकी कक्षा को पूरा कर रहा था और एक और शिक्षक अंदर आते हुए देखा जा सकता था। यह एक महिला शिक्षक थी जिसके बाल भूरे रंग के थे और उसने हरे रंग का तनगाउन पहन रखा था। एक बिना बटन वाली भूरी चमड़े की जैकेट उसके कंधों पर लटक रही थी। मिस एमे, छात्रों ने उत्साह से चिल्लाया। ये शिक्षक पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली मिश्रित रक्तधारी थी। वह 1 किलो रैंक की मिश्रित रक्तधारी थी और उसकी रक्त वंशावली बी ग्रेड की थी। जब तक किसी मिश्रित रक्तधारी की रक्त वंशावली डी से ऊपर ग्रेडेड होती थी, उस व्यक्ति का हर कोई सम्मान करता था। यहाँ तक कि पुरुष शिक्षक जो जा रहा था, उसने उसके सामने आने पर सम्मान में अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसने सिर हिलाया और कक्षा के सामने चली गई। उसे देखकर रविंद्र के चेहरे पर एक उत्साहित भाव था। बाकी शिक्षकों के विपरीत उसने कभी भी रविंद्र के प्रति घृणा का रवैया नहीं दिखाया। वास्तव में उसने कभी कोई रवैया नहीं दिखाया। उसका चेहरा बेपरवाह और उदासीन था। वह अपनी शिक्षा में हमेशा पेशेवर थी और कभी भी पक्षपात नहीं करती थी। वह रक्त वंशावली प्रवाह के लिए शिक्षक थी। रविंद्र उसकी प्रशंसा करता था क्योंकि उसकी शिक्षा सबसे अच्छी और समझने में सबसे आसान थी। भले ही वह दूसरों की तरह अपनी रक्त वंशावली का प्रवाह नहीं कर सकता था, फिर भी वह उसकी शिक्षा को ठीक से समझता था। उसने उनके पुकारने का जवाब देने या परेशान होने में भी समय बर्बाद नहीं किया। वह सीधे दिन की शिक्षा पर चली गई। मैं पिछले 3 हफ्तों से आपको रक्त को तीसरे बिंदु तक प्रवाहित करने के बारे में सिखा रही हूँ, उसने बोलना शुरू किया। अगर आपने मेरे निर्देशानुसार काम किया है तो आपकी रक्त वंशावली तीसरे बिंदु से जुड़ गई होगी। उसने छात्रों को घूरते हुए कहा, जब आप अपना नाम सुने तो रक्त वंशावली प्रवाह के निरीक्षण के लिए बाहर आएं। जब उसने इसका उल्लेख किया तो उनमें से ज्यादातर उत्साहित दिख रहे थे। रिया रोटा, मिस एमे ने पुकारा। एक छोटी महिला छात्रा जिसके हरे बाल थे और चश्मा पहने हुए पहली पंक्ति से बाहर निकली। वह सामने आई और मिस एमे के सामने खड़ी हो गई। अपनी बांह बाहर निकालो, मिस एमे ने आदेश दिया और उसने अपनी दाहिनी बांह को बाहर निकालकर इसका पालन किया। मिस एमे ने उसे अपनी दाहिनी तर्जनी और अंगूठे की उंगलियों से पकड़ा। 1 सेकंड में उसने अपनी पकड़ छोड़ दी। तीसरे बिंदु के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रवाहित हुई, मिस एमे ने थोड़े मनभावन चेहरे के साथ कहा जबकि लड़की खुशी से मुस्कुराए। ओह, ये हमारी रिया है। मुझे पता था कि वह इसे पार कर जाएगी। कुछ छात्रों के मुंह से खुशी की आवाजें सुनी जा सकती थीं। ज्यादातर महिलाएं। तुम अपनी सीट पर वापस जा सकती हो, मिस एमे ने आगे कहा, जिसका लड़की ने पालन किया। गीला एंड्रयू, मिस एमे ने अगले व्यक्ति को पुकारना शुरू किया, जो भी एक महिला थी। परिणाम वही था। इस छात्रा ने भी रक्त वंशावली को तीसरे बिंदु तक प्रवाहित करने का काम पूरा कर लिया था। मिस एमे ने निरीक्षण के लिए उन्हें एक एक करके पुकारना जारी रखा। इस रक्त वंशावली के प्रवाह का संबंध आपके शरीर के भीतर रक्त वंशावली को प्रसारित करने से था, जहां से क्षमताएं आती थीं। मिश्रित रक्तधारियों की रक्त वंशावली जन्म से हमेशा भरी हुई नहीं होती थी। उनके शरीर के भीतर केवल थोड़ी मात्रा होती थी। इस छोटी मात्रा के कारण वे अपनी रक्त वंशावली के साथ बड़े काम नहीं कर सकते थे, भले ही उनके पास एक उच्च श्रेणी की रक्त वंशावली हो, जब तक कि वे इसे मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रवाहित न करें। यहीं पर रैंक का मुद्दा आया। एक मिश्रित रक्तधारी के पास बी ग्रेड की रक्त वंशावली हो सकती है और वह रैंक के कारण एफ ग्रेड की रक्त वंशावली वाले दूसरे मिश्रित रक्तधारी से हार सकता है। रक्त वंशावली जितनी अधिक मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रवाहित होती है, उतनी ही अधिक मिश्रित रक्तधारी रैंक में वृद्धि करता है। पहला कदम आपके शरीर में रक्त वंशावली का पता लगाना और रक्त को शरीर के किसी भी हिस्से में नियंत्रित करने और स्थानांतरित करने का एक तरीका खोजना था। शरीर के भीतर 4 प्रवाह बिंदु थे। इससे पहले कि एक मिश्रित रक्तधारी सबसे निम्नतम रैंक जुला तक पहुंच सके, उनकी रक्त वंशावली को इन 4 बिंदुओं को एक साथ जोड़ने के लिए प्रवाहित करने की आवश्यकता थी। एक बार जब ये पूरा हो जाता था, तो वे आधिकारिक तौर पर एक जुला रैंक वाले मिश्रित रक्तधारी बन जाते थे। जबकि मिस एमे कक्षा 3C के रक्त वंशावली प्रवाह का निरीक्षण कर रही थी, स्कूल के दूसरे हिस्से में एक और निरीक्षण चल रहा था। मिडिल स्कूल क्षेत्र मिश्रित रक्तधारी प्रशिक्षण मैदान। प्रशिक्षण मैदान के भीतर सैकड़ों छात्रों का एक समूह देखा जा सकता था। यह एक स्टेडियम जैसा था जिसमें दर्शकों की सीटें प्रशिक्षण मैदान को घेरे हुए थीं। ये छात्र 10 से 13 साल की उम्र के लग रहे थे। वे दर्शकों की सीट पर बैठे थे क्योंकि एक युवा लड़के को अपनी रक्त वंशावली क्षमताओं के साथ 3 रोबोटों पर हमला करते हुए देखा जा सकता था। महिला छात्राएं मंत्रमुग्ध होकर देख रही थीं, जबकि पुरुष छात्र ईर्ष्या से देख रहे थे क्योंकि लड़का 3 रोबोटों पर हावी था और धीरे धीरे उन्हें वापस धकेल रहा था। एक खास दर्शकों के कोने में 4 लोगों का एक समूह एक साथ बैठा था और प्रदर्शन देख रहा था। उनमें से 2 के मुंह खुले थे जब वे देख रहे थे, जबकि बाकी 2 खुशी से मुस्कुरा रहे थे। एक नज़र में आप बता सकते थे कि वे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली लोग थे।
जिस तरह से उन्होंने कपड़े पहने थे और उनका आचरण बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वर्तमान में दोनों अविश्वास की नज़र से देख रहे थे। ये कैसे संभव है? लोगों में से एक ने कहा। वह एक गंजा आदमी था जिसकी भूरी दाढ़ी थी और वह दाईं ओर बैठा था। वे स्तर 3 के एआई हैं, जो एक जुला रैंक वाले मिश्रित रक्तधारी के बराबर हैं। ये बच्चा उनके साथ लड़ाई भी नहीं कर सकता था, फिर भी वह जीत रहा है। काले बालों वाला दूसरा आदमी छात्र को 3 इंसान जैसे दिखने वाले मशीनों के साथ लड़ते हुए देख रहा था। निरीक्षक डिलन, निरीक्षक ग्लोब, मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था कि यह बच्चा खास है, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, जो आदमी बोल रहा था वह बाईं ओर बैठा था। उसने चश्मा पहन रखा था और अंदर एक नीले स्वेटर के साथ एक लंबा काला कोट पहन रखा था। वह 30 के दशक में लग रहा था। प्रिंसिपल विल, आपने कैसे सोचा कि हम विश्वास करेंगे कि 10 साल से ज्यादा का बच्चा पहले से ही जुला रैंक का मिश्रित रक्तधारी होगा? ये वही आदमी था जिसने पहले बोला था, और वह MBO से निरीक्षक डिलन था। रक्त वंशावली अधिग्रहण। लेखक की टिप्पणी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोग लेखक की टिप्पणी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसे यहां रखने का फैसला किया। सबसे पहले, इस उपन्यास को अपनी लाइब्रेरी में जोड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उन लोगों को विशेष धन्यवाद जो वास्तव में इसे पढ़ते हैं, टिप्पणी करते हैं, समीक्षा करते हैं और वोट देते हैं। धन्यवाद। दूसरा, अब से रिलीज दैनिक होगी। अगर मैं एक दिन में एक अध्याय जारी करने में विफल रहता हूं, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मैं अगले दिन 2 जारी करूं। वोट ये तय करेंगे कि रिलीज की दर प्रति सप्ताह 7 अध्यायों से अधिक होगी या नहीं। इसलिए अगर आपने वोट नहीं दिया है, तो आप अभी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस उपन्यास के साथ गंभीर होने का फैसला किया है। पढ़ने का आनंद लें। ये हमारा सबसे अच्छा मिडिल स्कूल का छात्र एंड्रिक ओस्लो है। उसने एक ग्रेड रक्त वंशावली को जगाया है जो उसे अपनी मर्जी से अंतरिक्ष को मोड़ने की अनुमति देती है। प्रिंसिपल विल ने समझाया, ये टेलीकिनेसिस, गुरुत्वाकर्षण और आंशिक स्थानिक क्षमताओं का संयोजन है। कहीं मैं भूल न जाऊं, 8 साल की उम्र से उसकी रक्त वंशावली पहले ही 4 बिंदुओं के माध्यम से प्रवाहित हो गई थी, जिससे वह मिश्रित रक्तधारी के इतिहास में सबसे कम उम्र का जुला रैंक वाला बन गया। प्रिंसिपल विल ने आगे कहा, 2 निरीक्षक युवा लड़के को इंसान जैसे दिखने वाले एआई ड्रॉइड्स के साथ युद्ध करते हुए अचरज भरी नजर से देख रहे थे। उसी क्षण एंड्रिक 2 मीटर ऊपर उछला और नीचे उतरते हुए अपना हाथ नीचे की ओर धकेला। इस प्रक्रिया में उसके घुंघराले काले बाल ऊपर की ओर तैरने लगे। एक अजीब बल ने अचानक सामने से उसकी ओर आ रहे ड्रॉइड को नीचे धकेल दिया। धड़ाम। बल के कारण ड्रॉइड घुटनों के बल गिर गया, लेकिन इससे पहले कि लड़का उसे खत्म करने के लिए फिर से हमला कर पाता, दिखने में समान 2 और रोबोट दोनों तरफ से उसके करीब आ गए। उनकी बाहें, जो इस समय बंदूकों के आकार की थीं, उन्होंने एंड्रिक की ओर एक लेजर जैसी किरण दागी, जिससे वह किरणों से बचते हुए पीछे की ओर कूद गया। मैंने सुना है कि वह अपनी इच्छा को 2 किलोमीटर तक भेज सकता है, और वह अपने दिमाग से 800 किलोग्राम तक उठाने में भी सक्षम है। क्या ये सही है? निरीक्षक ग्लोब ने देखते हुए एक उत्साहित नजर से सवाल किया। इससे भी बेहतर, बस देखो कि वह उन तीनों को कैसे हराएगा। प्रिंसिपल विल को उनकी प्रतिक्रिया का आनंद मिल रहा था, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि वे एंड्रिक को स्तर 3 के एआई को हराने से चूक जाएं। कुछ ऐसा है जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। प्रिंसिपल विल के बयान ने उन्हें फिर से संदेह की भावना दी। वे जो देख रहे थे उससे पहले ही संतुष्ट थे, फिर भी प्रिंसिपल विल ने दावा किया कि लड़का उनकी उम्मीद से भी ज्यादा अद्भुत था। 3 रोबोटों से लड़ रहा मिडिल स्कूल का पुरुष छात्र हवा में 2 बार बैकफ्लिप करता है और इस प्रक्रिया में कुछ चीजों से बचता है। कई फीट दूर उतरने के बाद वह कुछ सेंटीमीटर पीछे खिसक गया। तीनों ड्रॉइड्स फिर से उसकी ओर दौड़े। बीच वाले ने बिजली से भरी हुई एक जाली को बाहर निकाला। एंड्रिक ने जवाब में अपनी दाहिनी हथेली बाहर धकेली। एक अजीब बल ने जाली को पीछे धकेल दिया और यह उस रोबोट को ढकने में कामयाब हो गया जिसने इसे उसकी ओर दागा था। ड्रॉइड उस जाली में फंस गया था जिसे उसने खुद दागा था और खुद को मुक्त करने की कोशिश कर रहा था। बाकी बचे 2 ड्रॉइड्स एंड्रिक के करीब आ गए। उनके हाथ 2 फीट लंबे नीले चमकते ब्लेड में बदल गए। उन्होंने उस पर वार किया। एंड्रिक ने अपना दाहिना हाथ बाईं ओर हिलाया। उसके कार्य ने बाईं ओर के एआई को थोड़ा दाईं ओर स्थानांतरित कर दिया, जिसने बदले में दाईं ओर वाले के ब्लेड से टकरा दिया। स्क्रीव। बांह और ब्लेड टकराए। दाईं ओर के ड्रॉइड का ब्लेड बाईं ओर के ड्रॉइड की बांह में 7 इंच गहरा कट गया। ड्रॉइड ने अपने ब्लेड को अपने साथी की बांह से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन यह मुश्किल साबित हो रहा था। उनके प्रयास की प्रक्रिया में लड़के ने अपनी दाहिनी उंगली अपने माथे पर रखी और ड्रॉइड्स को घूरा। संरचना विश्लेषण। उसकी इच्छा ने ड्रॉइड्स के शरीर को सिर से पैर तक स्कैन किया और अगले ही सेकंड में उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी जा सकती थी। मिल गया। जैसे ही वे शब्द बोले गए, उसने अपने दोनों हाथों को पकड़ने की मुद्रा में बाहर फैलाया। इस समय ड्रॉइड्स खुद को मुक्त करने में कामयाब रहे थे और उसकी ओर जा रहे थे। हालांकि जैसे ही एंड्रिक ने अपना हाथ बंद किया, ड्रॉइड्स को उनके अंदर कुछ रेंगने का एक अवर्णनीय एहसास हुआ।
एंड्रिक ने अचानक अपना बंद मुट्ठी बल के साथ पीछे खींचा। रिप रिप, ड्रॉइड्स की छाती अंदर से फट गई और उसमें से एक गोलाकार वस्तु उड़ गई। धप धप, दोनों ड्रॉइड्स गिर गए और उनकी चमकती नीली सॉकेट्स इस प्रक्रिया में मंद हो गईं। दोनों वस्तुएं एंड्रिक के दाहिने हाथ पर गिर गईं। करीब से देखने पर यह एक नीली, चमकती हुई बच्चे की हथेली के आकार की वस्तु थी। एंड्रिक उसमें से आने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकता था। पुत पुत, अचानक दो किरणें सामने से एंड्रिक की ओर दागी गईं। चक्राओ। भले ही ये तीसरे ड्रॉइड से एक चुपके से हमला होने वाला था, एंड्रिक ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था और समय पर बच गया। तीसरा ड्रॉइड जाली को फाड़कर उसकी ओर जा रहा था। एंड्रिक ने आने वाले ड्रॉइड की दिशा में अपना हाथ बाहर धकेला, अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया जैसे कि वह कुछ पकड़ रहा था, और अपना हाथ पीछे खींच लिया। रिप, वही स्थिति फिर से दोहराई गई। ड्रॉइड की छाती का बीच का हिस्सा अंदर से फट गया और पहले जैसी ही छोटी नीली वस्तु उड़ गई और एंड्रिक के हाथ में आ गई। ड्रॉइड की आंखों में रोशनी मंद हो गई क्योंकि वह भी जमीन पर गिर गया। खुशी खुशी खुशी, दर्शकों की सीटों पर बैठे छात्र जोर जोर से जयकार करने लगे। ज्यादातर महिलाओं ने प्रशंसा के साथ उसका नाम पुकारा। उसने अपना बायां हाथ अपने सिर पर रखकर और अपने बालों को पीछे की ओर सहलाकर प्रतिक्रिया दी। वह उत्तर पश्चिमी कोने की ओर चलने लगा क्योंकि तीन वस्तुएं उसकी हथेली के ऊपर तैर रही थीं। उसने ऐसा कैसे किया? उसकी इच्छा ने ड्रॉइड्स के आंतरिक भाग से उनके कोर को बाहर निकाल दिया। निरीक्षक डिलन ने अविश्वास की नज़र से सवाल किया, क्या उसकी टेलीकिनेसिस ठोस वस्तुओं के माध्यम से जा सकती है? निरीक्षक ग्लोब भी अविश्वास में दिख रहा था क्योंकि उसने ऊपर से एंड्रिक को उनकी दिशा में चलते हुए घूरा। हे, याद है जब मैंने उसकी टेलीकिनेसिस में भी एक स्थानिक प्रभाव का उल्लेख किया था? मेरा मतलब यही था, प्रिंसिपल विल ने एक आनंददायक नज़र से कहा। एंड्रिक प्रशिक्षण मैदान के अंत में पहुंचा और ऊपर की ओर घूरा, जहां वे चारों बैठे थे। मेरा मानना है कि यह तुम्हारा है। एंड्रिक ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। ड्रॉइड्स का कोर ऊपर की ओर, चारों की ओर तैरने लगा। कक्षा 3 सी हाई स्कूल क्षेत्र। मिस एमे ने अभी अभी कक्षा में दूसरे आखिरी छात्र की जांच पूरी की थी, जो पुरुष और एक गठीले शरीर वाला था। आश्चर्यजनक रूप से वह अपनी रक्त वंशावली को तीसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में विफल रहा और कक्षा द्वारा उसका उपहास किया जा रहा था। उसके पास डी ग्रेड की रक्त वंशावली थी, फिर भी कक्षा ने उसे नहीं बख्शा। टॉम बोआ बेकार है। कितना बेकार, वह तीसरे बिंदु तक भी नहीं पहुंच पाया। मैं इस हारे हुए व्यक्ति से रिश्ता तोड़ रही हूं। वह अपमान के बीच डरते हुए अपनी सीट पर वापस चला गया। उसने बीच की पंक्ति में एक महिला को यह कहते हुए सुना कि वह उससे रिश्ता तोड़ने जा रही है, जिससे वह निराश महसूस करने लगा। उसकी दिखावट और वर्तमान व्यवहार एक दूसरे के विपरीत थे। वह मजबूत लग रहा था, लेकिन अपमान ने उसे शर्मिंदगी में छोटा कर दिया। शांत, मिस एमे ने अधिकार के साथ आवाज दी। उसे बोलते हुए सुनकर कक्षा शांत हो गई। सूची में आखिरी व्यक्ति, उसने बोलना जारी रखा, रविंद्र ओस्लो। उसने पीछे के कोने की ओर घूरा जहां एक किशोर लड़का सुनहरे बालों के साथ बैठा था, जो एक झींगे जैसा दिख रहा था। बकवास बकवास बकवास। जब उसका नाम लिया गया तो कक्षा में ज्यादा शोर हो गया। रविंद्र को आश्चर्य हुआ कि उसका भी निरीक्षण किया जाएगा क्योंकि दूसरों के विपरीत उसके पास एक उचित रक्त वंशावली नहीं थी। उसकी बेकार रक्त वंशावली पहले बिंदु से जुड़ने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह बाकी की तरह इसका प्रवाह नहीं कर सकता था। क्या तुम इस कक्षा का हिस्सा नहीं हो? मिस एमे ने एक सीधा चेहरे के साथ सवाल किया। हाँ। इससे पहले कि रविंद्र जवाब दे पाता, पहली पंक्ति में बैठा एक पुरुष छात्र खड़ा हो गया और बीच में टोक दिया, मिस एमे, इस बेकार की जांच करना समय की बर्बादी होगी। वह चिल्लाया। हाँ, ये समय की बर्बादी होगी। मिस एमे को आज के लिए अगली चीज पर ही आगे बढ़ना चाहिए। उसकी रक्त वंशावली को एफ ग्रेड से नीचे माना जाता है। मिस एमे, उस बेकार पर अपना समय बर्बाद न करें जिसका कोई भविष्य नहीं है। वह अपनी रक्त वंशावली को पहले बिंदु से आगे भी प्रवाहित नहीं कर सकता। बाकी छात्र उस पुरुष छात्र से सहमत थे जिसने पहली बार बोला था और रविंद्र को तरह तरह के नाम से पुकार रहे थे। रविंद्र इस तरह के परिदृश्य का आदी था, लेकिन उसने अभी भी आंतरिक रूप से आह भरी। चुप रहो, मिस एमे ने थोड़ा नाराज स्वर में चिल्लाया। मुझे यह मत बताओ कि मेरी कक्षा को कैसे पढ़ाना है, बच्चों। अपनी जगह जानो, मिस एमे ने आवाज दी। छात्र तुरंत शांत हो गए। वे जानते थे कि अगर मिस एमे गुस्सा हो जाती तो वह कैसी हो सकती थी। वह अवधि की शुरुआत से उनके सभी अंकों में कटौती करने का फैसला कर सकती थी, जो बदले में उनके स्नातक पर असर डालेगा। चूंकि उनमें से ज्यादातर ने एक मिश्रित रक्तधारी कॉलेज या विश्वविद्यालय में पढ़ने की योजना बनाई थी, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण था। रविंद्र, मैं इंतजार कर रही हूँ। मिस एमे ने दूसरी बार उसे बुलाने के बाद फिर से पुकारा कि रविंद्र एक मूर्ख की तरह बैठा हुआ था। रविंद्र ने दूसरी बार उसे पुकारते ही तुरंत खड़ा हो गया और कक्षा के सामने की ओर चलने लगा।
उसके सहपाठी उसे अजीब तरह से घूर रहे थे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कह सकते थे क्योंकि मिस एमे ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा था। रविंद्र सामने आया और मिस एमे के सामने खड़ा हो गया। वह उसे एक डरपोक नजर से घूर रहा था, लेकिन उसकी नजरें उदासीनता की थी क्योंकि वह बोली, मूर्ख की तरह व्यवहार करना बंद करो और अपना हाथ बाहर निकालो। मिस एमे ने कहा, ओह माँ, माफी चाहती हूँ। रविंद्र को एहसास हुआ कि यहाँ आने पर उसे यही करना था। उसने अपना दाहिना हाथ मिस एमे की ओर बढ़ाया। ठीक दूसरों की तरह उसने अपनी तर्जनी और अंगूठे की उंगली उसकी कलाई पर रखी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसकी बांह से संपर्क किया, रविंद्र की दृष्टि में सूचनाएं दिखाई दीं। मेजबान ने एक मिश्रित रक्तधारी के साथ संपर्क किया है। मिश्रित रक्तधारी ने मेजबान के रक्त प्रवाह में रक्त वंशावली ऊर्जा भेजी है। रविंद्र की आंखें संदेश पर टिक गईं, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से पढ़ पाता, उसकी दृष्टि में और भी सूचनाएं दिखाई दीं। रक्त वंशावली अधिग्रहण के लिए आवश्यकता पूरी हो गई है। निर्माण रक्त वंशावली के साथ मेजबान की अनुकूलता का विश्लेषण कर रहा है 0% 100%। विश्लेषण पूरा हुआ 75% 100%। कई सूचनाओं के कारण रविंद्र का सिर दर्द कर रहा था और वह उसके कारण लगभग गिर गया था। फिर भी मिस एमे की उसकी कलाई पर पकड़ मजबूत हो गई थी। दूसरों के विपरीत, जहां उसे उनकी रक्त वंशावली प्रवाह का निरीक्षण करने में केवल 1 सेकंड लगा, वह उसका निरीक्षण करने में अधिक समय ले रही थी। निर्माण रक्त वंशावली के साथ मेजबान की अनुकूलता 75% है। क्या मेजबान इस रक्त वंशावली को चुराना चाहता है? हाँ, नहीं। इस आखिरी सूचना को पढ़कर रविंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। मिस एमे की रक्त वंशावली चुराऊं? पुष्टि। क्या मेजबान इस रक्त वंशावली को चुराना चाहता है? हाँ, नहीं। इस आखिरी सूचना को पढ़कर रविंद्र की आंखें चौड़ी हो गईं। मिस एमे की रक्त वंशावली चुराऊं? उसका दिमाग एक अराजक अवस्था में था क्योंकि वह सोच रहा था। हाँ, मेरा मतलब नहीं, रविंद्र ने घबराए हुए तरीके से जवाब दिया। मेजबान ने इस रक्त वंशावली को चुराने का फैसला किया है। रक्त वंशावली निकासी अब शुरू होगी। क्या मैंने नहीं कहा था? उसे याद आया कि उसकी रक्त वंशावली कितनी शक्तिशाली थी, जिससे रविंद्र ने अनजाने में हाँ कहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मिस एमे ने कभी भी दूसरों की तरह उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था, तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? रविंद्र आंतरिक रूप से चिल्लाया क्योंकि एक और सूचना आ गई। रक्त वंशावली निकासी प्रक्रिया 0% 100%। रविंद्र ने जल्दी से स्थिति को बचाने के तरीके के बारे में सोचा। उसे याद आया कि मिस एमे ने इस समय उसकी बांह पकड़ रखी थी और उसने अपनी बांह वापस खींचने का फैसला किया, यह महसूस करते हुए कि रक्त वंशावली के निष्कर्षण के लिए शारीरिक संपर्क आवश्यक था। दुर्भाग्य से उसने जितनी भी कोशिश की, मिस एमे की उसके हाथ पर पकड़ उसकी उम्मीद से ज्यादा मजबूत थी। वह एक तरह से मदहोश लग रही थी क्योंकि उसने रविंद्र की हथेली पकड़ रखी थी और उसकी बाहें समय समय पर कांप रही थीं। हे भगवान, अगर वह मुझे नहीं छोड़ती तो वह अपनी रक्त वंशावली खो देगी। रविंद्र अभी भी अपनी बांह को उसकी पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। अचानक उसने कुछ देखा। प्रतिशत आगे नहीं बढ़ रहा है। रविंद्र ने प्रतिशत बार को घूरा। रक्त वंशावली निकासी प्रक्रिया 0% 100%। मिस एमे को उसे 2 उंगलियों से पकड़े हुए कुछ सेकंड हो गए थे, फिर भी यह अभी भी 0% पर था। ये नोटिस करने के 1 सेकंड बाद एक और सूचना उसकी दृष्टि में दिखाई दी, जो पहले की जगह ले ली। रक्त वंशावली निकासी विफल रही। ये क्यों विफल हो गया? रविंद्र ने अपने दिमाग में सोचा। ये भूल गया कि वह कुछ सेकंड पहले निकासी के खिलाफ था। मिस एमे क्या कर रही हैं? वह उस बेकार की जांच करने में इतना समय क्यों ले रही हैं? छात्रों ने आपस में बातचीत करते हुए मिस एमे को उसकी तंद्रा से बाहर निकाला। उसने जल्दी से रविंद्र को छोड़ दिया और उसकी आंखों में घूरा जैसे कि वह कुछ खोज रही थी। रविंद्र ने भी उसे घूरा। उसने शांत दिखने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर वह डर से चिल्ला रहा था, हे भगवान, मैं मर गया। उसे यह जरूर पता चला होगा। उसे यह जरूर एहसास हुआ होगा कि मैंने उसकी रक्त वंशावली चुराने की कोशिश की। इस घटिया सिस्टम ने आखिरकार मुझे मौत के जबड़े में ला दिया है। मुझे पता था कि मेरा जीवन केवल इसलिए लंबा किया गया था ताकि मैं बाद में मर जाऊं। मिस एमे मुझे मांस में बदल देगी। उसके अराजक विचारों के बीच मिस एमे के सवाल ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने उसके सवाल को ठीक से नहीं सुना, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया। मैंने कहा, तुमने अपनी रक्त वंशावली ऊर्जा को तीसरे बिंदु के माध्यम से कैसे प्रवाहित किया? मिस एमे ने अपना सवाल दोहराया। अचानक और अप्रत्याशित सवाल से रविंद्र चौंक गया। कक्षा भी बस सवाल सुन रही थी, क्योंकि उन्होंने भी रविंद्र की तरह ही प्रतिक्रिया दी। क्या तीसरा बिंदु? मैं? रविंद्र ने एक हैरान करने वाले चेहरे के साथ पूछा। मिस एमे जरूर गलतफहमी में होंगी। ये बेकार अपनी रक्त वंशावली को तीसरे बिंदु तक कैसे प्रवाहित कर पाएगा? यह असंभव है। रविंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह आंतरिक रूप से उनसे सहमत था, यह मानते हुए कि मिस एमे गलतफहमी में होंगी।
मिस एमे ने छात्रों को एक काले चेहरे के साथ घूरा। ओह, तो मैं गलतफहमी में हूँ। वह रविंद्र की ओर मुड़ी। क्या तुम्हारी रक्त वंशावली से कोई नई क्षमता है जिसे तुम पहले इस्तेमाल नहीं कर पाते थे? मिस एमे ने सवाल किया। नई क्षमता? रविंद्र का दिमाग तुरंत वापस चला गया जब वह कौशल और क्षमताओं के पैनल की जांच कर रहा था। क्या ये गिनती है? रविंद्र ने पूछा, क्योंकि उसकी त्वचा अचानक उसके चेहरे से उसके शरीर के हर हिस्से में सिकुड़ने लगी जो उजागर था। कुछ ही सेकंड में उसकी त्वचा का रंग गहरा हो गया था। हाँ, रविंद्र की त्वचा का रंग बदलते देखकर छात्र चौंक गए। क्या उसकी रक्त वंशावली केवल उसे अपने बालों का रंग बदलने की क्षमता नहीं देती? ये उनके दिमाग में विचार थे। रविंद्र ने अपनी ऊर्जा को तीसरे बिंदु तक प्रवाहित करके निरीक्षण पास कर लिया है। अगली बार जब तुम दावा करोगे कि मैं गलत हूं, तो मैं तुम्हें वह शिष्टाचार सिखाऊंगी जो तुम अपने माता पिता से प्राप्त करने में विफल रहे। मिस एमे ने छात्रों पर गुस्से में घूरने के लिए मुड़ी और चेतावनी के एक मजबूत स्वर के साथ कहा। जो छात्र पहले बोले थे उनके चेहरे ये सुनकर पीले पड़ गए थे। अब तुम अपनी सीट पर वापस जा सकते हो, मिस एमे ने अपने सामान्य उदासीन चेहरे के साथ कहा। रविंद्र ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर वापस जाने लगा। उसके सहपाठियों के चेहरे पर अभी भी सदमे और संदेह के भाव थे। भले ही वह अपनी रक्त वंशावली को तीसरे बिंदु के माध्यम से प्रवाहित करने में सक्षम है, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदलता कि वह बेकार है। जब वे रविंद्र को अपनी सीट की ओर वापस जाते हुए घूर रहे थे तो ज्यादातर दिमाग में ये विचार थे। रविंद्र भी दूसरों की तरह ही चौंक गया था। वह सोच में डूबे हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गया। मेरी रक्त वंशावली पहले ही तीसरे बिंदु के माध्यम से प्रवाहित हो गई है। उसे एहसास होते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इसका मतलब है कि मुझे जो ये शक्ति मिली है वह सच है? जब वह इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचा तो उसे याद आया कि उसने अभी अभी उन क्षमताओं में से एक का उपयोग किया था जिसका वह पहले उपयोग नहीं कर सकता था, त्वचा का रंग बदलना। इसे सच में जोड़ दिया गया था। रविंद्र का चेहरा अचानक उत्साह में चमक उठा। इसका मतलब है कि सब कुछ सच है। मैं पागल नहीं हूं और मैं रक्त वंशावली चुरा सकता हूं। अगर किसी ने एहसास के समय रविंद्र का चेहरा देखा होता तो वे सोचते कि वह पागल हो गया था, क्योंकि उसका चेहरा एक पागल वैज्ञानिक से अलग नहीं था। उसने अचानक कुछ सोचा, यह मिस एमे को चुराने में सक्षम क्यों नहीं था? अब मुझे याद आया। रविंद्र ने सिस्टम इंटरफेस खोला और तुरंत कौशल और क्षमता पैनल को खोलने के लिए पुकारा। उसकी दृष्टि रक्त वंशावली अधिग्रहण की ओर नीचे चली गई। रक्त वंशावली अधिग्रहण स्तर 1। सही आवश्यकताओं को पूरा करने पर रक्त वंशावली को चुराने और उन्हें मेजबान के साथ जोड़ने की क्षमता। रैंक? मुझे पता था, रविंद्र ने नीचे की जानकारी को पढ़कर आंतरिक रूप से कहा। मैं अभी के लिए केवल डीएफ रैंक पर रक्त वंशावली चुरा सकता हूं। रविंद्र की आंखें कौशल के स्तर पर वापस चली गईं। चूंकि यह स्तर 1 कहता है, तो स्तरों को बढ़ाने से मुझे निश्चित रूप से उच्च रैंक वाली रक्त वंशावली चुराने की अनुमति मिलेगी। ये सब देखकर रविंद्र लगभग उत्साह में चिल्लाने ही वाला था। अब जब मैंने पुष्टि कर ली है कि यह सच है, रविंद्र ने अपनी आंखों को सिकोड़ लिया क्योंकि उसकी नजरें ठंडी हो गईं और उसने अपने सहपाठियों को घूरा। उन सभी सालों के कष्टों के लिए जो तुम सब ने मुझ पर डाले हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं मुआवजा एकत्र करूं। मिस एमे ने एक और विषय पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब वह पढ़ा रही थी तो उसने गुप्त रूप से रविंद्र पर एक नजर डाली। उस बच्चे में कुछ अजीब है। जब से वह कक्षा में आई थी, वह उसके बारे में कुछ अलग महसूस कर सकती थी। उसने इस कारण उसकी रक्त वंशावली प्रवाह का निरीक्षण करने में अधिक समय लिया। वह ये देखकर भी हैरान थी कि वह तीसरे बिंदु तक पहुंच गया था, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। सबसे अजीब हिस्सा यह था कि उसने ये भी देखा कि उसकी रक्त वंशावली चौथे बिंदु तक पहुंचने के करीब थी। उसकी रक्त वंशावली उतनी बेकार नहीं हो सकती जितनी हर कोई सोचता है, उसने सोचा, क्योंकि उसे उसकी त्वचा के रंग के परिवर्तन की याद आ गई। स्कूल बंद होने के बाद रविंद्र स्कूल से चला गया। वह हमेशा की तरह घर वापस चला गया। उसका दिमाग दिन के दौरान हुई हर चीज पर वापस चला गया। MBO प्रवेश परीक्षा अगले 6 महीनों में होगी। जब उसने सोचा तो उसके चेहरे पर थोड़ा तनाव था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर आशा की एक झलक देखी जा सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि तब तक मैं इस शक्ति के साथ कहां तक पहुंच गया हूंगा। अगर आप परीक्षा में भाग लेने में रुचि रखते हैं तो संग्रह फॉर्म पर अपना नाम भरें। याद रखें, अगर आप तब तक जुला रैंक वाले मिश्रित रक्तधारी नहीं हैं तो आप भाग नहीं ले सकते। परीक्षा की सही तारीख और स्थान आपको बताया जाएगा। रविंद्र को MBO से आए निरीक्षकों की याद आई। कक्षा 3 का उनके द्वारा परीक्षण किया गया था और जैसा कि अपेक्षित था, रविंद्र परीक्षा में विफल रहा, लेकिन ये परीक्षा केवल उन अधिक प्रतिभाशाली लोगों के लिए थी जिन्हें MBO प्रशिक्षण शिविर में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उसके लगभग सभी सहपाठियों ने MBO में शामिल होने की योजना बनाई थी, लेकिन केवल कुछ ही परीक्षा से छूट के लिए चुने गए थे। असली परीक्षा अब से 6 महीने बाद होने वाली थी, जो उस समय के भी करीब था जब वह हाई स्कूल से स्नातक होगा।
रविंद्र को अपने सहपाठियों के चेहरों पर चौंकाने वाला भाव याद आया जब उसने भी फॉर्म भरा था। वह अगले 6 महीनों में अपने परिणामों से उन्हें निराश करने के लिए तैयार था। रविंद्र को कुछ और याद आया, चूंकि यह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे उन दैनिक कार्यों को करना होगा। गुण अंक। रविंद्र को स्कूल से घर पहुंचने में लगभग 1 घंटा लगा क्योंकि सुबह के विपरीत वह जल्दी में नहीं था और उसका दिमाग इस समय योजनाओं में व्यस्त था। जब वह घर पहुंचा तो पूरा घर खाली था। सामान्य तौर पर एंड्रिक को उसकी मां स्कूल बंद होने के बाद घर छोड़ जाती थी। रविंद्र हमेशा स्कूल से पैदल चलकर घर आने के बाद उससे मिलता था। रविंद्र ने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। वह सीधे अपने कमरे में चला गया और अपने टब के किनारे बैठ गया। सामान्य लोगों के विपरीत रविंद्र के माता पिता को लगता था कि रविंद्र एक बिस्तर के लायक नहीं था, इसलिए उसके कमरे में कबाड़खाने से एक टब रखा गया था। वह अब लगभग 10 साल से इस टब में सो रहा था। वह अभी भी इसमें कैसे फिट हो पाता था, इसका कारण कुपोषण से उसका शरीर छोटा होना था। वह अपने छोटे भाई से केवल थोड़ा ही लंबा था। रविंद्र ने फिर से सिस्टम इंटरफेस खोला और जल्दी से खोज पैनल को खोलने के लिए पुकारा। खोज, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, दैनिक, उसने पुकारा, जिससे पैनल फिर से बदल गया। खोज, दैनिक, आज का कार्य 1/3 किलोमीटर दौड़े, स्थिति, पूरा हुआ। 0.20 मीटर की ऊंचाई पर चढ़े, स्थिति, 9/20 मीटर। डॉट, कुल 150 किलोग्राम उठाएं, स्थिति, 0/150। लेस देन पूरा करने परिणाम, जोड़ 5 गुण अंक ग्रेटर दैन। लेस देन विफलता पर दंड, छिपा हुआ। जब मेजबान कार्य को पूरा करने में विफल होगा तो प्रकट होगा ग्रेटर दैन। इस बार रविंद्र ने इसे ठीक से ऊपर से नीचे तक पढ़ा। जब मैं कार्य पूरा करूंगा तो मुझे 5 गुण अंक मिलेंगे। उन खेलों की तरह मुझे इसे जिस भी गुण में सुधार करना है उसमें जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। रविंद्र ने विश्लेषण किया, दंड भी है। रुको, छिपा हुआ, ये पूरा सिस्टम शक्ति वाली चीज इतनी रहस्यमय क्यों है? रविंद्र ने सोचा, लेकिन ये जानते हुए कि उसे अभी कोई जवाब नहीं मिलेगा, उसने इसे अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया। ये कहता है कि मैं पहले ही 9 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ चुका हूं। रविंद्र 20 मीटर चढ़ने के कार्य की स्थिति देखकर हैरान था। इस बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद वह समझ गया कि यह उन सीढ़ियों के कारण हुआ होगा जो वह हमेशा आखिरी मंजिल तक जाने के लिए चढ़ता था, जहां कक्षा 3C स्थित थी। सामान्य तौर पर ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट होती थी। इसके बावजूद रविंद्र जब भी स्कूल पहुंचता तो वह हमेशा दूसरे मिश्रित रक्तधारियों से बचना चाहता था, इसलिए उसने सीढ़ियों का उपयोग किया। एक समय तो ऐसा भी था जब उसे लिफ्ट के अंदर पीटा गया था। वह दूसरों के साथ संपर्क नहीं बनाना पसंद करता था। उसकी प्रारंभिक योजना शहर के किनारे पर स्थित पहाड़ पर जाने और फिर से चढ़ना शुरू करने की थी, हालांकि उसे याद था कि अज्ञात आदमी के साथ उसकी मुलाकात के बाद ये खतरनाक होगा। वह अभी भी जोखिम उठाने को तैयार था, लेकिन अब जब वह जानता था तो उसे कार्य पूरा करने के लिए बस कुछ सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत थी। शहर के किनारे तक यात्रा करना अब जरूरी नहीं था। रविंद्र को नहीं पता था कि जब उसने पहाड़ क्षेत्र का दौरा न करने का निष्कर्ष निकाला तो उसने सिर्फ सही फैसला लिया था। अगर उसने जाने का फैसला किया होता तो वह एक ऐसी ताकत से मिल जाता जिसे वह संभाल नहीं सकता था। चूंकि वह जानता था कि चढ़ाई के मुद्दे को कैसे संभालना है, तो अगला था 150 किलोग्राम तक उठाना। रविंद्र के माथे पर पसीने की एक बूंद बह रही थी क्योंकि वह सोच रहा था कि वह इस स्थिति को कैसे संभालेगा। रुको, चूंकि सिस्टम काम कितना किया गया है उसकी गिनती करता है और मुझे एक स्थिति देता है, इसका मतलब है कि यह एक बार में नहीं करना है। मुझे एक बार में 150 किलोग्राम नहीं उठाना है। रविंद्र आखिरकार इस एहसास पर पहुंचा। इसका मतलब है कि मैं 150 बार 1 किलोग्राम वजन की कोई भी चीज उठा सकता हूं ताकि मैं इसे पूरा कर सकूं। रविंद्र यह सोचते हुए मुस्कुराया और लिविंग रूम की ओर भागा। चूंकि कोई भी आसपास नहीं था, इसलिए वह बाहर आने के लिए पर्याप्त बहादुर था। उसने लिविंग रूम में चारों ओर देखा। वह शायद ही कभी बाहर आता था, इसलिए सब कुछ उसे विदेशी लग रहा था। उसे ये भी याद नहीं था कि वह आखिरी बार सोफे पर कब बैठा था। सोफा। जैसे ही उसका दिमाग सोफे पर गया, वह उसकी ओर चला। सोफा लिविंग रूम के बीच में एल के आकार में रखा गया था। एक 2 सीटर और एक 3 सीटर। रविंद्र 2 सीट वाले सोफे के सामने खड़ा हो गया। वह जानता था कि एक सामान्य 2 सीट सोफे का वजन लगभग 40 किलोग्राम था, जो उसके उठाने की शक्ति से अधिक था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। इसलिए उसे विश्वास था कि सोफे का वजन कम होगा क्योंकि वे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का खर्च नहीं उठा सकते थे। साथ ही सोफे एक दूसरे से अलग हो सकते थे। उसने उन्हें अलग करने की योजना बनाई ताकि वह एक को कई बार उठा सके। रविंद्र ने जल्दी से ऐसा किया और सोफे में से एक को उठाया। हफ। रविंद्र ने पहली बार इसे उठाते हुए गुर्राया। उसने दैनिक कार्य को खुला रखा ताकि वह प्रगति देख सके। डॉट, कुल 150 किलोग्राम उठाएं, स्थिति, 16/150। रविंद्र प्रगति देखकर मुस्कुराया।
उसने सोफे को नीचे रखा और फिर से ऊपर उठाया। हफ 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 हफ। उसने 10 बार कुल मिलाकर इसे नीचे रखा और उठाया और फिर रुका। जब तक वह काम पूरा कर चुका था, वह भारी सांस ले रहा था। वह फर्श पर लेट गया और मुस्कुराया क्योंकि उसने उस सूचना को घूरा जो पॉपअप हुई थी। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 2/3 कुल 150 किलोग्राम उठाएं। थोड़ी देर तक जोर जोर से सांस लेने और छोड़ने के बाद उसने जल्दी से सोफे को वापस एक दूसरे से जोड़ा और उन्हें सही स्थिति में रख दिया। वह पीछे कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था कि वह वहां था। रविंद्र को पता था कि आगे क्या करना है। वह वापस अपने कमरे में चला गया और अपनी स्कूल की वर्दी उतार दी, उन्हें अपने टब के पीछे की छोटी अलमारी में रख दिया। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर केवल एक ही कपड़ा देखा जा सकता था। यह एक नीले रंग का तंग फिटिंग वाला जंपसूट था। रंग थोड़ा फीका था, लेकिन यह इस समय रविंद्र का एकमात्र कपड़ा था। जंपसूट में एक हुडी थी और ठीक उसके नाम जंपसूट की तरह ये वास्तव में एक जंपर था। उसका पतलून वाला हिस्सा उसके घुटनों से कुछ इंच ही आगे था। रविंद्र ने जल्दी से हुडी पहन ली और घर से बाहर भागा। 2 घंटे बाद रविंद्र अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ घर वापस दौड़ रहा था। उसने आसपास के लोगों की घूरती आंखों पर भी ध्यान नहीं दिया, जो उसे देखकर दया के साथ देख रहे थे, ये सोचकर कि वह एक भिखारी था। इस समय शाम 7 बजे का समय हो गया था। आसमान पूरी तरह से काला होने के करीब था, लेकिन सड़कें पहले की तरह ही चमकदार थीं। जब आसमान ज्यादा से ज्यादा काला हो गया तो लंबी इमारतें चमकने लगीं। जब आसमान पूरी तरह से काला हो गया तो हवा के ऊपर तैरते हुए लाइट बल्ब चमकने लगे। ये लाइट बल्ब हवा में दोनों तरफ सड़कों पर लगे थे। वे दिन के दौरान दिखाई नहीं देते थे, लेकिन वे हमेशा वहां ऊपर होते थे। रविंद्र अपने कदमों में रुका और खूबसूरत नजारे को घूरा। इसमें कोई शक नहीं था कि ये देखने लायक एक अद्भुत दृश्य था। दूर में एक विशेष चीज ने रविंद्र का ध्यान आकर्षित किया। यह एक लंबी, चमकीली रोशनी वाली इमारत थी। यह इतनी ऊंची थी कि इसकी नोक ऊपर के आसमान में छेद कर रही थी। ये शहर की सबसे ऊंची इमारत थी और ये शहर के दिल में स्थित थी। इमारत की सतह पर चमकते नीले अक्षर विशेष रूप से आकर्षक थे। इसने एक अनूठा एहसास दिया। MBO। रविंद्र ने उसे घूरा और मुस्कुराया। मैं उन लोगों में से होने का इंतजार नहीं कर सकता जिन्हें उस इमारत में प्रवेश दिया जाएगा। ये कहने के बाद रविंद्र मुड़ा और फिर से सीधे घर जाने लगा। कुछ ही मिनटों में वह घर पहुंचा और सीधे अपने कमरे में चला गया। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ और भाई अभी तक आए थे या नहीं, लेकिन वह परेशान नहीं था। उसे वह सूचना याद आई जो उसे एक 3 मंजिला इमारत की सीढ़ियों पर बार बार चढ़ने के तुरंत बाद मिली थी। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 3/3। मेजबान को जोड़ 5 गुण अंक मिले हैं। मेजबान को 50 अनुभव मिले हैं। उस इलाके के लोग उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वह मंदबुद्धि हो, लेकिन उस समय वही समझता था कि वह क्या कर रहा था। रविंद्र जल्दी से टब पर बैठ गया और सिस्टम इंटरफेस खोला। उसने गुण पैनल की जांच करने से पहले समय बर्बाद नहीं किया। मेजबान के गुण: नाम रविंद्र ओस्लो, स्तर 1, वर्ग, अनुभव 50/100, स्वास्थ्य 100/100, ऊर्जा 10/30, गुण आंकड़े: शक्ति 1, धारणा 1, चपलता 0, गति 1, बहादुरी 0, बुद्धि 4, आकर्षण 0, गुण अंक 5। ओह, ये सच में जुड़ गया। रविंद्र ने गुण अंकों को देखते हुए एक उत्साहित तरीके से बात की। अब मैं इन अंकों को कैसे साझा करूं? रविंद्र ने आंतरिक रूप से अपनी ठोड़ी पकड़ते हुए सवाल किया। धीमी प्रगति। रविंद्र सोच में डूबे हुए पैनल को घूर रहा था। जिस भी गुण में मैं सुधार करना चाहता हूं, उसमें 5 गुण अंक जोड़ने में सक्षम होना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे गुणों को देखते हुए 5 पर्याप्त नहीं है। रविंद्र ने गुण पैनल को ध्यान से घूरा। गुण आंकड़े: शक्ति 1, धारणा 1, चपलता 0, गति 1, बहादुरी 0, बुद्धि 4, आकर्षण 0, गुण अंक 5। सब कुछ एक श्रेणी में रखना ही एकमात्र तरीका है जिससे एक पर्याप्त अंतर हो सकता है, लेकिन साथ ही बाकी में कमी होगी। रविंद्र को फैसला करने में मुश्किल हो रही थी। कुछ मिनट और सोचने के बाद वह एक निर्णय पर पहुंचा। समान वितरण एक बेहतर विकल्प होगा, रविंद्र ने फैसला किया। एक आंकड़ा दूसरे से बहुत ऊपर होना, जैसे कि शक्ति और चपलता, का एक प्रतिकूल प्रभाव होगा। कल्पना कीजिए कि शक्ति होने के बावजूद धीमा होना, शक्ति का ठीक से उपयोग कैसे किया जाएगा। ये रविंद्र की विचार प्रक्रिया थी क्योंकि वह समान वितरण के निष्कर्ष पर पहुंचा था। अब चलो शक्ति में एक अंक जोड़ते हैं, रविंद्र ने कहा। जोड़ 1 गुण अंक शक्ति में जोड़ा गया है। धारणा में 1 अंक जोड़ें। जोड़ 1 गुण अंक धारणा में जोड़ा गया है। गति में 1 अंक जोड़ें। जोड़ 1 गुण अंक गति में जोड़ा गया है। बुद्धि में पहले से ही 4 अंक हैं, इसलिए मैं अभी उसमें नहीं जोड़ रहा हूँ। मुझे बहादुरी और आकर्षण के बीच क्या चुनना चाहिए? रविंद्र ने अपनी ठोड़ी पकड़ी और सोचा।
मुझे बहादुरी के साथ जाना चाहिए। रविंद्र ने बहादुरी को चुनने का फैसला किया क्योंकि उसे लगा कि आकर्षण केवल लड़कियों को उसके प्यार में पड़ने में मदद करेगा, जबकि बहादुरी उसे खुद के लिए खड़े होने में मदद करेगी। वास्तव में क्या मूर्खतापूर्ण विचार। बहादुरी में एक अंक जोड़ें, रविंद्र ने कहा। एक गैर मौजूद गुण में अंक जोड़ने में असमर्थ। क्या? रविंद्र बहादुरी में एक अंक जोड़ने की कोशिश करने के बाद पॉपअप हुई सूचना को देखकर हैरान था। बहादुरी में एक अंक जोड़ें, रविंद्र ने फिर से एक बार कहा। एक गैर मौजूद गुण में अंक जोड़ने में असमर्थ। रविंद्र ने देखा कि उसने चपलता को छोड़ दिया था और उसमें भी अंक जोड़ने की कोशिश की। चपलता में एक अंक जोड़ें। एक गैर मौजूद गुण में अंक जोड़ने में असमर्थ। रविंद्र को यह देखकर श्राप देने की इच्छा हुई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने गुण पैनल को ठीक से जांचा और आखिरकार एक एहसास पर पहुंचा। चपलता 0, गति 2, बहादुरी 0, बुद्धि 4, आकर्षण 0। इसका मतलब है कि मैं चपलता, बहादुरी और आकर्षण में अंक नहीं जोड़ सकता। रविंद्र इस एहसास पर आने के बाद चिंतित होने लगा। तो मैं इसे कैसे बढ़ाऊं? रविंद्र का चेहरा भ्रमित था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, उसे कोई जवाब नहीं मिला। सिस्टम की सूचनाएं जो हमेशा इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए पॉपअप होती थीं, वे अनुपस्थित थीं। चूंकि मैं अभी उनमें अंक नहीं जोड़ सकता, तो मुझे लगता है कि मैं इसे सिर्फ शक्ति और गति में जोड़ दूंगा। रविंद्र ने एक गंभीर चेहरे के साथ कहा। शक्ति में एक अंक जोड़ें। जोड़ 1 गुण अंक शक्ति में जोड़ा गया है। गुण आंकड़े: शक्ति 3, धारणा 2, चपलता 0, गति 2, बहादुरी 0, बुद्धि 4, आकर्षण 0। गुण अंक 1, गति में एक अंक जोड़ें। जैसे ही रविंद्र ने यह कहा, उसकी दृष्टि में एक सूचना पॉपअप हुई। मेजबान ने चपलता हासिल की है। अंक अब चपलता में जोड़े जा सकते हैं। ये देखकर रविंद्र का चेहरा भ्रमित था। मैंने अचानक चपलता कैसे हासिल की? उसने सोचा। गुण आंकड़े: शक्ति 3, धारणा 2, चपलता 1, गति 3, बहादुरी 0, बुद्धि 4, आकर्षण 0। गुण अंक 0। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने गति में अंक जोड़े हैं? रविंद्र ने सोचा। रविंद्र अभी भी इसके लिए नया था, इसलिए वह जानता था कि इसके बारे में ज्यादा सोचना मदद नहीं करेगा। भले ही यह धुंधला था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति में सच में वृद्धि हुई थी। वह खड़ा हुआ और अपने टब का सामना करने के लिए मुड़ा। उसने अपने दोनों हाथ किनारे पर रखे, उन्हें कसकर पकड़ा और उठाया। हन्नन, रविंद्र टब को वापस नीचे रखने से पहले जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में सक्षम था। हफ हफ हफ, रविंद्र ने सांस लेते और छोड़ते हुए सदमे में अपने हाथों को घूरा। मेरी शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि हुई है। मैं पहले ऐसा नहीं कर सकता था, उसने एक उत्साहित चेहरे के साथ कहा। टब का वजन लगभग 85 किलोग्राम था। हालांकि वह इसे पूरी तरह से या आसानी से नहीं उठा सका, वह जानता था कि वह बिना तनाव के 50 किलोग्राम उठा पाएगा। रविंद्र अपने टब के अंदर बैठ गया और मुस्कुराया। यही वह है, उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी को ऊपर उठाते हुए कस लिया। इस तरह मैं आखिरकार अपने सपनों को प्राप्त कर सकता हूं। अगले दिन रविंद्र अपने सामान्य साधनों पैदल चलकर स्कूल गया। जब वह अपने भाई और मां से घर छोड़ने वाले थे, तो वह भी उनसे उसे छोड़ने के लिए कहने की परवाह नहीं करता था। वह उनसे पहले ही घर छोड़ चुका था। दैनिक कार्य पहले दिन की तरह ही था, जिसमें थोड़ा अंतर था। खोज दैनिक। आज का कार्य 1/3.7 किलोमीटर यात्रा करें। स्थिति 0.17 किलोमीटर। 0.40 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें। स्थिति 0/40 मीटर। डॉट कुल 250 किलोग्राम उठाएं। स्थिति O250 के ग्रा। लेस देन पूरा करने पर इनाम, जोड़ 5 गुण अंक ग्रेटर दैन। लेस देन विफलता पर दंड, छिपा हुआ। जब मेजबान कार्य को पूरा करने में विफल होगा तो प्रकट होगा ग्रेटर दैन। रविंद्र ने स्कूल की ओर दौड़ते हुए वृद्धि की जांच की। उसने आज पहले से ही योजना बनाई थी और अच्छी तरह से सोचा था। इससे पहले कि वह स्कूल पहुंचता, उसकी दृष्टि में एक सूचना पॉपअप हो गई थी। दैनिक कार्य पूरा हुआ। 1/3.7 किलोमीटर यात्रा करें। रविंद्र पहले से ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था, इसलिए वह दिन की गतिविधियां शुरू होने से पहले स्कूल पहुंच गया। वह जल्दी से अपनी क्लास के ब्लॉक में गया और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। वह आखिरी सीढ़ी तक दौड़ा और फिर से नीचे दौड़ा। वह लगभग 15 मिनट तक बार बार सीढ़ियों से ऊपर और नीचे दौड़ता रहा जब तक कि उसकी दृष्टि में एक सूचना पॉपअप नहीं हो गई। दैनिक कार्य पूरा हुआ। 2/3 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ें। रविंद्र ने सूचना देखकर मुस्कुराया और फिर से सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। वह बिना किसी बाधा के ऐसा करने में सक्षम था, क्योंकि कोई भी कभी सीढ़ियों का उपयोग नहीं करता था। हर कोई लिफ्ट का उपयोग करता था। रविंद्र अपनी क्लास में पहुंचा और हमेशा की तरह उसे अलग अलग कोनों से अपमान और घुराने को निर्देशित किया गया।
वह कक्षा के सबसे दूर चला गया और अपने सामान्य अकेले कोने में बैठ गया। उसके सहपाठियों ने जो नोटिस नहीं किया वह यह था कि रविंद्र ने नीचे नहीं देखा, जैसा कि वह आमतौर पर स्कूल आते समय करता था। दिन की गतिविधियां शुरू हो गईं। रविंद्र ने उन अधिकांश कक्षाओं को सुना जो रक्त वंशावली से संबंधित विषयों को एक नए उत्साह के साथ पढ़ाते थे। रंगमहल अकादमी में लगभग 6 साल तक अध्ययन करने के बाद ये पहली बार था जब उसे कक्षा में होने के बारे में भावुक महसूस हुआ। दिन फिर से समाप्त हो गया और रविंद्र फिर से सोफा उठाने के लिए सीधे घर चला गया। कुछ ही सेकंड में वह काम पूरा कर चुका था और सूचना फिर से उसकी दृष्टि में पॉपअप हो गई। दैनिक कार्य पूरा हुआ, 3/3 कुल 250 किलोग्राम उठाएं। मेजबान को जोड़ 5 गुण अंक मिले हैं। मेजबान को 50 अनुभव मिले हैं। मेजबान का स्तर बढ़ गया है। मेजबान के सभी गुणों में जोड़ 1 गुण अंक जोड़ा गया है। रविंद्र के चेहरे पर एक उत्साहित भाव था क्योंकि उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और गुण पैनल की जांच की। जैसा कि मैंने सोचा था, स्तर बढ़ने से हर गुण में 1 गुण अंक जुड़ता है। रविंद्र ने पैनल को घूरा। आकर्षण और बहादुरी को छोड़कर हर श्रेणी में एक अतिरिक्त अंक जोड़ा गया था। रविंद्र उत्साहित था क्योंकि उसके पास अभी भी अतिरिक्त 5 गुण अंक बचे थे। रविंद्र ने गुण अंकों को फिर से समान रूप से वितरित किया। शक्ति में 2, चपलता, गति और धारणा में 1-1 रखा। मेजबान के गुण: नाम रविंद्र ओस्लो, स्तर 2, वर्ग, अनुभव 0/1000, स्वास्थ्य 150/150, ऊर्जा 50/50, गुण: शक्ति 6, धारणा 4, चपलता 3, गति 5, बहादुरी 0, बुद्धि 5, आकर्षण 0, गुण अंक 0। रविंद्र ने देखा कि उसकी बाहें जो हमेशा छोटी रही थीं, थोड़ी फूल गई थीं। अंतर शायद ही ध्यान देने योग्य था, लेकिन फिर भी वह वहां था। रविंद्र ने फिर से अपने टब को उठाने की कोशिश की। उसने अपने दोनों हाथ रखे और ऊपर खींचा। क्रिक, टब ने जमीन पर रगड़ते हुए एक चीख की आवाज की जब इसे उठाया गया। रविंद्र इस बार इसे आसानी से करने में सक्षम था। उसने इसे वापस नीचे रखने से पहले इसे अपनी ऊंचाई के स्तर तक उठाया। रविंद्र की छाती ऊपर और नीचे उठ रही थी क्योंकि उसने अपने हाथ को घूरा और थोड़ा मुस्कुराया। अगले दिन दैनिक कार्य फिर से कठिनाई में बढ़ गया था। रविंद्र को कोई आपत्ति नहीं थी और उसने अपनी वर्तमान दिनचर्या को जारी रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रविंद्र दैनिक कार्यों को पूरा करता रहा और गुण अंक प्राप्त करता रहा। पिछले कुछ दिनों में उसके शरीर में एक दृश्य परिवर्तन हो रहा था। उसके भाई एंड्रिक ने थोड़ा अंतर देखा लेकिन इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। रविंद्र ने ज्यादातर समय उन्हें नजरअंदाज किया और बिना कुछ कहे सीधे स्कूल चला गया कि उनकी मां उसे छोड़ने जा रही है। योजक चिन्ह। बस 1 सप्ताह बीत गया था। रंगमहल अकादमी स्कूल के दौरान ये ब्रेक का समय था और छात्रों को अपने ब्लॉक के पास कैफेटेरिया की ओर चलते हुए देखा जा सकता था। रविंद्र इस समय कैफेटेरिया की ओर जा रहा था, जो उसकी कक्षा से कई ब्लॉक दूर पश्चिम की ओर स्थित था। वह वहां जाते समय अपनी वर्तमान स्थिति की जांच कर रहा था। बेशक उसके पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन वहां एक मुफ्त भोजन अनुभाग था जहां वह हमेशा हर दिन जाता था। उसने कभी घर से खाना नहीं खाया सिवाय सप्ताहांत के, जहां वह अपनी मां और भाई के भोजन से बचे हुए टुकड़े खाता था। उसके पिता अपने काम की प्रकृति के कारण ज्यादातर समय दूर रहते थे, जो ऊर्जा खनन था। लेखक की टिप्पणी: इसे बाद में समझाया जाएगा। रविंद्र एक दिन में एक बार और कभी कभी कुछ भी नहीं खाने का आदी था। रविंद्र अंशकालिक नौकरी पाने के बारे में सोच रहा था ताकि उसे पीड़ित न होना पड़े, लेकिन यह मुश्किल साबित हो रहा था। उसने इस समय अपनी स्थिति की जांच की और अपनी 1 सप्ताह की प्रगति देखकर खुश था। मेजबान के गुण: नाम रविंद्र ओस्लो, स्तर 3, वर्ग, अनुभव 500-2000, स्वास्थ्य 150/150, ऊर्जा 50/50, गुण: शक्ति 13, धारणा 11, चपलता 10, गति 12, बहादुरी 0, बुद्धि 12, आकर्षण 0, गुण अंक 0। भले ही सिस्टम के अनुसार उसने अभी तक बहादुरी या आकर्षण हासिल नहीं किया था, फिर भी वह अपनी वर्तमान सुधार की गति से संतुष्ट था। अपनी शक्ति के साथ वह अब एक हाथ का उपयोग करके अपने टब को उठाने में सक्षम था। रविंद्र कैफेटेरिया में चला गया जो 2 मंजिल लंबा था। नीचे वाला वह था जहां से वह हमेशा मुफ्त भोजन प्राप्त करता था।